अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मेरे नावल को पसंद कर रहे होंगे। नए आने वाले व्यूवर्स से गुजारिश करती हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। आइए चलते हैं अपने नावल की तरफ। फिर भी को फिजा तबस्सुम, सुबह बहार थी लेकिन पहुंचकर मंजिले जाना पे आंख भर आई। बंद आंखें, झुकी पलकें, सर्द लबों पर धीमी मुस्कान, सितम ऐसा था बुरी आंखें इसकी भर आईं। वो चेयर खिसकाकर इसके पास बैठा, ड्रिप लगे हाथ को आहिस्ता से अपने हाथ में थामा। लबों पर एक खूबसूरत मुस्कान आई जब इसने अकीदत से इसके हाथों की उंगलियों पर बोसे दिए। सुबह हो गई है जाने आलम। इतनी गहरी नींद। इसके माथे पर हाथ फेरते हुए इसकी बंद आंखों को देखने लगा। कौन बहन होती है सिम्मी जो भाई को इतनी सजा दे? तुमने तो मेरे पत्थर के वजूद को मिट्टी का बना दिया है। अभी भी तुम्हें कितने हिसाब लेने हैं अपने इस गुनाहगार भाई से? आंसू साफ करते इसने इसकी दोनों आंखों पर बोसे दिए। जरा सोचो, हमारी शहजादी को मालूम होगा, वो कितना खुश होगी इसकी सिम्मी जिंदा है। तुम क्यों नहीं उठ जाती सिम्मी? देखो बाहर कितनी धूप निकल आई है। अम्मा नाराज होंगी। तुमसे सुगड़ बेटियां इतनी देर नहीं सोती। अपने इन हाथों से निवाले भी नहीं खिलाए मुझे। क्यों सिम्मी? तुम्हारी शहजादी भी ठीक हो रही है, वो खुश होती है, सब कुछ भूल रही है, बहुत मासूम हरकतें करती है। सिम्मी, मेरा दिल करता है इसे दिल में संभालूं, इस पर बीती हर एक अजियत का बदला लूं, इतना खौफनाक लूं कि किसी की बहन बेटी बीवी पर नजर डालने से पहले जितनी दफा इस बदले को सोचे इनकी रूह कांप उठे हर दफा। उन्होंने हमारी शहजादी को बहुत अजियत दी थी सिम्मी। जब वो रातों को डर कर मुझे में छुप जाती थी तो मेरा दिल दर्द करता था, मेरी रूह बेचैन हो जाती है। इसके आंसुओं पर इसने बुरी आंखों के आंसू साफ किए। अंदाज ऐसा था जैसे कोई बच्चा अपनी माँ के पास शिकवे कर रहा हो, दिल का दर्द सुना रहा हो। सिम्मी, मैं इंसान हूँ, इतना ना आजमाओ तुम। क्या तुम मुझे माफ नहीं कर सकती? अपने भाई को खुशी नहीं दे सकती? मेरी शफकत भरी छांव में क्यों नहीं आ रही? मुझसे अपनी तकलीफ क्यों छुपाए? गहरी नींद सो रही हो सिर्फ इसीलिए ना कि तुम्हारी शहजादी को तकलीफ ना पहुंचे। पर तुम नहीं जानती सिम्मी, तुम्हें इतनी गहरी नींद में देखकर मुझे कितनी तकलीफ हो रही है। मैं कितना तड़प रहा हूँ तुम्हारे लिए, तुम्हें अंदाजा भी है सिम्मी? प्लीज। वो जो इन मर्द पे आवाज रोने लगा। कौन कहता है मर्द नहीं रोते? वो रोते हैं, बहुत रोते हैं। जब इनके दिल अजीज रिश्तों को तकलीफ पहुंचे वो जरूर तन्हाई में रोते हैं, क्योंकि सबके सामने इन्हें मजबूत दिखना है, वरना इनकी एक आंख के आंसू पर हजार मुस्कुराहटें उछालता है। क्योंकि मर्द तो पत्थर का है, इनकी नजरों में वो क्यों रोए? इसे रोना ही नहीं चाहिए, इनके पास दिल थोड़ी होता है। एक तरफ वो इसके हाथ पर लब रखे सिसक रहा था तो दूसरी तरफ वो तड़प रही थी। जख्म सब हरे हैं, साथ ना छोड़ो भाई, पाँव अब तक थक गए हैं, हाथ ना जोड़ो भाई। हेलो, अरमान ने जल्दी से कॉल पिक की। एसीपी बुरहान इल्वी स्पीकिंग। भारी रौबदार आवाज गूंजी। अस्सलाम वालेकुम, मैं इंस्पेक्टर अरमान बात कर रहा हूँ। अरमान सामने जाती गाड़ी को अपनी नजरों के आसार में रखे बोला। हाँ बोलो अरमान। मुस्कान की लोकेशन मालूम करने में नाकाम होते इसने गुस्से से इसके नंबर को घूरा। सर, मैडम अभी गाड़ी में लेकर कहीं जा रही हैं, मैं इनके पीछे ही हूँ। वो आलम के घर नहीं जा रही, शायद इस्लामाबाद जा रही हैं। एक हाथ से स्टीयरिंग थामे वो बोल रहा था। बुरहान फाइल से नजरें हटाए चौंक उठा। गुड अरमान, मैं पहुंच रहा हूँ, लोकेशन सेंड करो फास्ट। इसके नंबर पर शो नहीं हो रही। लैपटॉप शट डाउन करते वो जल्दी से कैप पहनता उठा। यस सर। बुरहान ने कॉल डिस्कनेक्ट की और ऑफिस से बाहर निकला। शहर से बाहर केस के इन्वेस्टिगेशन के लिए तो डीएसपी या एसीपी जाते थे, पर इस बार वो खुद जा रहा था और हमेशा अपनी गाड़ी को तरजीह देता था। अभी भी ड्राइवर को गाड़ी निकालने से रोकते। वो अपनी गाड़ी में ड्राइविंग सीट पर बैठा था और तेज रफ्तार से ऑफिस के हदूद से निकलता चला गया। ब्लूटूथ कान में लगे हुए थे। जब इसने दांत से कनेक्ट किया। हाँ भाई। दांत ने मैनेजर को फाइल थमाते जाने का इशारा दिया और मोबाइल कान से लगाया। दांत, तुम्हें 1 बजे फेरी को स्कूल से पिक करना है और इसे अपने साथ रखना है जब तक तुम घर नहीं जाते, समझ गए ना? अकेले घर नहीं छोड़ना, खाने और होमवर्क का खास ख्याल रखना, ओके? इसने सख्त लहजे में हुक्म दिया। वो था ही हुक्म पसंद। दांत ठटक गया इसके बेलचक लहजे पर। कहीं जा रहे हैं? हाँ, एक केस के सिलसिले में बाहर जा रहा हूँ, मुझे दाऊद में पाया गया है, वही जा रहा हूँ। तुम्हें जो कहा है इस पर गौर करो, कहने के साथ कॉल डिस्कनेक्ट करते सेलफोन पर अरमान की भेजी लोकेशन को देखा।
कहाँ है वो लड़की? बुरहान अरमान की गाड़ी को देखते इस तक पहुंचा जो सड़क के किनारे एक पेट्रोल पंप के कदर फासले पर खड़ा था गाड़ी समेत। सर सर, वो बुखलाया हुआ था। क्या हुआ बोलो? बुरहान पहले ही झुंझलाया हुआ था, इसके बुखलाए अंदाज पर भड़क उठा। सर, गाड़ी तो सामने खड़ी है, पर वो इस लड़के को कुछ देती मोबाइल कान से लगाए किसी से बात कर रही थी कि देखते ही देखते एक आदमी आया और इससे मोबाइल झपट कर भाग गया। वो भी इसके पीछे भागी। जब तक जाता वो वहां से गायब थे। गाड़ी सब कुछ यही है। अरमान ने डरते डरते बात मुकम्मल की और बुरहान की सुर्ख रंगत देखकर कोई बात नहीं, इसके कंधे पर हाथ रखते वो आगे बढ़ा और पेट्रोल पंप के एक लड़के को पास बुलाया। वो लड़का डरता डरता इसकी वर्दी और शख्सियत से मुअद्दब से सामने खड़ा हुआ। जी साहब। बुरहान ने आवाज पर गाड़ी से नजरें हटाई और इस छोटे लड़के को देखा। इस गाड़ी की मालिक कुछ कहकर गई थी तुमसे? जी साहब, वो ये चिट एसीपी के लिए देकर गई थी और कहा इसके चमचे को मत देना। इसने जल्दी से जेब से चिट निकालकर बुरहान के सामने की और कही गई बात दोहराई। और कुछ नहीं कहा? इसने मुट्ठी में चिट भींचते पूछा। नहीं साहब, आपके लिए सिर्फ यही कहा है और कहा गाड़ी संभालो, आकर ले जाएगी रात तक। बात सुनने के बाद बुरहान ने से जाने का हुक्म दिया और वो चला गया। मेरे दुश्मन जाने जा, मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में जो पुलिस वाला कीड़ा है वो तुम्हें चैन से बैठने नहीं देगा और तुम्हें मेरी याद जरूर खींचकर मेरे पीछे लाएगी। इसलिए डोंट वरी, मैं रात तक आ जाऊंगी। जाओ ड्यूटी करो, रात को आकर तुम्हारा मनहूस चेहरा देखूंगी। जहां पढ़कर बुरहान का चेहरा सुर्ख पड़ा था वहीं ये भी नोट किया था रात से वो आपकी बजाय तुम कह रही थी और ये बात इसे मजीद तश दिला रही थी। थान पान से वो लड़की से चैलेंज कर रही थी। क्या हुआ सर, कहाँ जा रहे हैं? मैं चलूं? अरमान ने गाड़ी में बैठते देखकर जल्दी से पूछा। तुम वापस जाओ रे। एसीपी, एसएचओ और डीसीपी से कहो शहर से राउंड लगाएं। कोई भी अफवाह नहीं फैलनी चाहिए। पब्लिक पहले ही हरासा है। बाकी मेरे ऑफिस में ऑर्डर कॉपी रखी है, इसे डीआईजी ऑफिस में पहुंचा दो। वो कहकर अरमान यस सर सल्यूट देखे बगैर गैर मामूली रफ्तार से वहां से निकला। पीछे टायरों की धूल रह गई। वाकई रब ने जोड़ी बनाई है, चोर सिपाही। अरमान मुस्कुराहट छुपाए अपनी गाड़ी में बैठा। सर, हमें यकीन है ये आलिफ और कोई नहीं, एसीपी का वो डरपोक भाई है। पर तुम लोगों ने तो कहा था वो एक डरपोक किस्म का बंदा है, वो कैसे आलिफ हो सकता है? समान ने ठटक कर कहा। सर, एक तो इसका पूरा नाम दाऊद आलिफ है, दूसरा आज जब मैं ब्यूटी का पीछा कर रहा था तब वो काफी गुस्से से ब्यूटी को लेकर गाड़ी में बैठा और जब मेरे दूसरे आदमी ने इसका पीछा किया तो इसे अलर्ट हरकत से एटीट्यूड से कोई शक व शोभा नहीं रहा कि वो आलिफ नहीं। इसके जिस तरह के सर तासुरात थे वो बिल्कुल आलिफ लग रहा था। और वहां इसने पिस्टल निकाला। एक आम शख्स होता तो जरूर फायर करता डर से, पर इसने ऐसा नहीं किया बल्कि खामोश रह गया और यह खामोश मौत आलिफ देता है। समान तो साकित मोबाइल कान से लगाए खड़ा था। ब्यूटी एसीपी के घर में, तो फिर बेस्ट के पास कौन है? अगर ब्यूटी बेस्ट के पास है तो फिर आलिफ के पास कौन है? वो बड़बड़ाया। इस लड़के की तस्वीरें हैं तुम्हारे पास? यस सर, मेरे पास मौजूद है। वो मुस्कुराकर बोला। ठीक है, मुझे भेजो। इसने कहकर दीवार में लगी ब्यूटी की तस्वीरों को देखा जो इसने कुछ साल पहले ली थी, जब वो पहली बार इसके रूबरू आया और फिर से अपनी नजरों के हिसार में रखता था। इस दौरान इसने कितनी ही तस्वीरें ली थी इसकी, जिन्हें देख देख कर वो अपने अंदर की तशरीह पर जब्त रखता था। जो मैं सोच रहा हूँ बेस्ट, अगर ऐसा हो गया तो मेरी ब्यूटी को मेरे पास आने से कोई रोक नहीं सकता, तुम भी नहीं। जो मेरी है वो मेरी ही रहेगी। तुमने आज मुस्कान को क्यों भेजा इस्लामाबाद आरिफ? बुरहान ने बात करने के बाद आलिफ से फौरन ही इंटरनेट डिवाइस के जरिए बुरहान की लोकेशन ट्रैक की तो मालूम हुआ वो भी इस्लामाबाद के रस्तों की तरफ सफर कर रहा है। भाई ने मुझसे झूठ क्यों बोला? ये सोच इसे उलझा गई, पर इसने पहले इसे मुस्कान से कनेक्ट करने की कोशिश की पर नाकाम हो गया, इसलिए गुस्से से आरिफ से रब्ता किया। जरूरी है आलिफ, तुम्हारे भाई से शादी से पहले ये बातें डिस्कस हो चुकी थी। हमारे काम के बीच कोई रिश्ता रुकावट नहीं बनेगा, माइंड इट। दूसरी बात, ये आलम का हुक्म है, इसे किसी भी हाल में वो 25 लड़कियां चाहे और इन्हें अगवा करने वाले लोगों की तफसीली रिपोर्ट। मैं यहाँ हुरूलैन के पास हूँ, तुम अपने काम के साथ नूरुलैन के पास हो और अब सिर्फ मुस्कान रहती है जिसे ये करना था। डोंट वरी, कोई नुकसान नहीं होगा तुम्हारे रिश्तों का। आरिफ ने नागवारी से जताया। आलिफ ठंडी सांस लेकर रह गया। भाई इस्लामाबाद जा रहे हैं आरिफ, अब क्या करोगे? गुस्सा दबाते अपने स्पॉट होकर कहा। मुझे उम्मीद है मुस्कान हैंडल कर लेगी। वो मुस्कुराया। आलिफ ने दांत पीसते मोबाइल मेज पर पटका। फेरी को स्कूल से पिक करने में अभी वक्त था। वो सर झटक कर काम में मुतवज्जो हुआ। तुम्हारे भाई से बात की तुमने? कमाल साहब डोर धकेल कर अंदर दाखिल होते पूछने लगे।
نہیں، وہ صبح جلدی نکل گئے ڈیوٹی پر، اور اب ایک کیس کے سلسلے میں شہر سے باہر جا رہے ہیں، آئیں گے تو بات کروں گا۔ ایک نظر کمال صاحب کے مسترب چہرے پر ڈالتے وہ بولا، اور انہوں نے بے بسی سے انکار بھرا، دیکھو دات، میں جانتا ہوں تم بھی اپنے بھائی کے اس قدم سے شوق میں ہو، اور یہ وقت شوق میں رہنے کا نہیں ہے، اسے سنبھالنے کا ہے۔ میرے بیٹے وہ اپنی زندگی خراب کر رہا ہے، پہلے اس چھوٹی سی لڑکی کے پیچھے چلو۔ اسے یتیم سمجھ کر ہم خاموش ہو گئے، کچھ اس بد اخلاق بد مزاج کی ضد تھی۔ بہرحال ہم نے سمجھوتا کر لیا، پر پھر اس نے کیا کیا، ایک کوٹھے والی کی بیٹی سے شادی کر لی، بے غیرت نے۔ ہمیں تو سوچ کر شرم اور گھن آ رہی ہے، کیا عزت مقام ہے اس کا سماج میں۔ اے سی پی ہے، اور وہ وقت دور نہیں جب ASSP کہلائے گا، اور اس کی بیوی کیا مقام رکھتی ہوگی سماج میں۔ اور سوچو جب دنیا کو معلوم ہوگا SSP کی بیوی ایک کوٹھے والی ہے، تب یہ خود پچھتائے گا۔ اس سے بہتر نہیں کہ پچھتاووں سے اسے بچا لیں، ایک عزت بھرا مستقبل دیں۔ وہ تو بے وقوفی میں گہری کھائی میں کود رہا ہے، ہمیں تو عقل سے کام لینا چاہیے۔ میری بات وہ سن نہیں رہا، اس لیے تم سے کہہ رہا ہوں، اسے سمجھاؤ، دکھاؤ اسے حقیقت۔ یہ عورت کسی ایک مت میں سمجھا دوں گا ابو جان، ڈونٹ وری۔ ویسے بھی مستقبل کا ہم نہیں، اللہ بہتر جانتا ہے، کیا پتہ اس کی رضا کس میں ہو۔ بہرحال آپ بے فکر ہیں، میں سمجھا رہا ہوں اسے۔ ابھی تو وہ شہر سے باہر ہے، ہو سکتا ہے رات کو نہ آئے، اس سے کل بات کروں گا اس سے۔ ان کی بات بیچ میں ہی کاٹ کر وہ جبرن مسکراہٹ چہرے سے سجائے بولا، اور پیپر ویٹ گھمانے لگا۔ کمال صاحب سر ہلاتے لب بھیجے پریشان سے باہر جانے لگے۔ یہ بھی کہہ دینا اس سے، اس لڑکے کو طلاق دے، پھر کسی غریب کی بیٹی بھی آلائے تو ہمیں اس پوری عزت سے بڑی بہو کا حق دیں گے، پر اسے نہیں۔ جاتے جاتے وہ پلٹے اور کہہ کر دروازے سے باہر نکل گئے۔ ان کے جاتے ہی عالف نے چیئر کی پشت سے سر ٹکا دیا۔ ایک طرف ماں باپ، دوسری طرف بھائی، پھر نور کی سیفٹی، اپنا فرض، عالم کا حکم، بزنس کے چکر، ان چکروں میں الجھ کر وہ چیئر گھما کر رہ گیا اور واپس لیپ ٹاپ کے سامنے آتے کام میں لگا تھا۔ بہرحال سنبھالنا اسے سب کچھ، ایک طرف گنڈا عالف تو دوسری طرف معصوم داد ہو کر۔ اس نے اپنی بہن سے کہا تھا کہ وہ لنچ ساتھ کریں گے، پر ایک ضروری کام سے وہ سمی سے ہو کر وہیں چلا گیا۔ کامران کا مسئلہ ابھی ٹھنڈا نہیں پڑا تھا، اس کا سر بھی سب پر پڑا تھا۔ اس کے آفس میں آ کر بیس نے اس پر اٹیک کیا ہے، سب جانتے تھے، اس لیے کوئی چو چرا بھی نہیں کر رہا تھا، ورنہ کافی بغاوت پر اترنے والے لگ گئے تھے کامران کو دیکھ کر۔ پر اب تو جیسے ان کے لبوں پر کفل لگ گئے تھے۔ وہ اپنی گاڑی میں بیٹھا اور ریلوے ولا کے لیے روانہ ہوا۔ عارف کی مسلسل کالز آ رہی ہیں کہ حرولین کھانا نہیں کھا رہی، ضد میں ہے، وہ عالم کے ساتھ کھانا کھائے گی۔ حالانکہ عارف اسے بتا چکا تھا عالم رات تک پہنچ جائے گا، تم کھانا کھاؤ تاکہ تمہیں وقت پر دوائی دی جائے، پر کہاں ماننے والی تھی۔ عالم کی قربتوں اور محبتوں نے اسے نرم کی بجائے ضدی اور ہٹ دم بنا دیا تھا۔ غصہ ہوتی تو ایک ہی مطالبہ ہوتا، بس جانا ہے گھر۔ ابھی بھی گاڑی میں بیٹھا وہ وقت پر لنچ نہ پہنچنے کی وجہ سے حورولین کی چیخیں اور کھانا کھانے کے لیے عارف کی منتیں سن رہا تھا۔ نہیں کھا رہی کھانا، اس کی بے جا ضد پر عالم کی ناگوار آواز عارف کے کان میں گونجی۔ نہیں، چیخیں مار رہی ہے بس، اس نے بے بسی سے بتایا۔ ٹھیک ہے، تم منہ پر ٹیپ لگا تو میں آ کر دیکھتا ہوں۔ مطلوبہ جگہ پر پہنچتے وہ گاڑی سے اترا اور عارف نے سر ہلاتے قوم پر فوری طور پر عمل کیا۔ دوسرے ہی پل حورولین سکتے میں بیٹھی تھی۔ اس نے اتارنا چاہا منہ سے ٹیپ، پر درد کی وجہ سے نہیں اتار سکی تو بے ساختہ آنسو بہانے لگی۔ اسے معلوم پڑ گیا تھا یہ عالم کا حکم ہے کہ اس کے منہ پر ٹیپ لگانے کا، اور اس پر تو اس کے آنسو مزید روانی اختیار کر گئے تھے، اور اس کے ساتھ ایسا کر سکتا ہے۔ اب وہ کھانا پانی کیسے کھائے پیے گی؟ اشارے بھی نہیں کر سکتی تھی، نہ ہی عارف کو دیکھ سکتی تھی، نہ بول۔ بے بسی ہی بے بسی تھی اس کی روح میں۔ کیسے وہ ظالم شخص اپنے پر آئے تو 2 سیکنڈ میں بے بسی دوسرے میں منتقل کر دے؟ کیا اس کے کھانا نہ کھانے پر وہ ایسے ہی بے بس ہوا ہوگا؟ اور وہ کتنی آسانی سے بے بس کر دیا کھانے پینے سے۔ وہ سسک رہی تھی اندر ہی اندر، اور اس کے آنے کی دعائیں مانگتی ٹیڈی بیئر کو خود میں پیچھے لیٹی ہوئی تھی۔ بیڈ پر تو دوسری طرف پپی اس کے نیچے لیٹے ہوئے تھے، پاؤں سے کھیل رہا تھا۔ اب جتنی شدت سے حورولین کو اس کے آنے کا انتظار تھا، اتنی شدت سے عالم کو اس تک پہنچ کر اس کے آنسو صاف کرنے کی بے چینی تھی۔ دوسری طرف منہ میں سگار دبائے اس فقیر کی حرکات ملاحظہ کر رہا تھا۔ وہ سمجھتا کیا تھا بیسٹ کو کہ اس کے علاقے میں آ کر اس کے لوگوں پر خفیہ نظر رکھے گا اور عالم کو بھنک تک نہیں پڑے گی۔ جتنا افسوسناک اس کا حلیہ تھا، اس سے بھی زیادہ افسوسناک اس کا حال ہونے والا تھا، کیونکہ اب شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں بچی تھی۔ وہ جس شاطر نظر سے عالم کو سنگھار کے کش لیتے وقتاً فوقتاً دیکھ رہا تھا، اس سے اندھا بھی جان جائے کہ یہ فقیر اب نارمل ہے جو عالم کے پاس پہنچ گیا ہے۔ کیا آج اس جگہ سے پیٹ بھرنا ہے؟ وہ چلتا اس فقیر کے سامنے ہے اور جو بکھلا گیا اور وحشت سادہ نظریں پھیری۔
بہت مشکل سے وہ راضی ہوا تھا ACP پر نظر رکھنے کے لیے، پر یہاں کر اسے سچ میں موت اب سامنے کھڑی نظر آ رہی تھی، جس وجہ سے وہ انکاری تھا۔ اسے بھی انفارمیشن زبان تک پہنچانی تھی اور اب اسے ACP کے گھر پر نظر رکھنی تھی۔ اب جو موت سامنے کھڑی تھی، شعلہ بنے سورج کی تیز جھلساتی دھوپ میں، بلیک بوٹ، بلیک پینٹ پر سفید شرٹ، اس کے آستینے کونیوں تک فولڈ تھی، چوڑی کلائی میں قیمتی گھڑی، انگلیوں میں دبا سنگھار، سورج کی تیز دھوپ جو اس کے آدھے بیسٹ والے چہرے پر پڑ رہی تھی، بری آنکھوں کی وحشت چمک اور ان نشانوں کو سانس لینے کی حد تک خوفناک بنا رہی تھی۔ اگلے ہی پل اسے بغیر سمجھنے کا موقع دیے سیر کا ہاتھ اٹھا اور اس کے منہ پر پڑا، کٹورا سیدھا زمین پر گرا، جس سے اس کے یہاں وہاں تپتی سڑک پر بکھر گئے۔ اس کے گرنے کے ساتھ ہی عالم نے اس کے گلے سے کھینچ کر وہ لاکٹ فقیروں کے موتیوں کے ہار نکالے اور ان سے اپنا مطلوبہ لاکٹ نکال کر اپنی جیب میں ڈالا اور اسے سہمے لوگوں کے بیچ سے گھسیٹ کر گاڑی میں لے جانے لگا۔ اگلے ہی پل فضا میں ٹھاک کے ساتھ فائر کی آواز گونجی اور اس کے قدم کے لیے پہلے ہی تیار تھا، اس لیے بر وقت اس کے ٹانگ چھوڑتے اس کے سر پر کھڑا ہوا۔ اس کا نشانہ ضائع گیا تھا، پر عالم نے اس کا چھپا روپ وہاں موجود لوگوں کے سامنے دکھا دیا تھا۔ تبھی دوسرے ہی پل بلیک بوٹ میں مقیم اپنا پاؤں اس کے گردن پر رکھا، وہ تڑپ کر اچھل پڑا۔ تب عالم نے جھٹک کر پسٹل چھینی، وہ چاہتا تھا اسے بچانے کے لیے اس کے ساتھی سامنے آئے، پر وہ خاصے مکروہ ثابت ہوئے تھے، اسے تڑپتے دیکھ کر بھی کوئی سامنے نہ آیا۔ خطا کے بوٹ کے دباؤ سے اس آدمی کے ناک سے خون کی لکیر نکلی جو گڑ گڑ کرتے کھلے منہ میں داخل ہو گئی۔ چاروں اور نظر دوڑاتے ہوئے عالم نے جھک کر اس کے کالر کو جکڑ اور گھسیٹتا لے جانے لگا۔ ڈگی میں اس آدمی میں وجود کو پھینکتے وہ لاک کرتا اپنی جگہ پر آیا، منہ میں سگار دبایا اس نے ڈور بند کیا اور گاڑی سٹارٹ کرتے وہاں سے نکلا۔ دھواں فضا میں پھینکتے اس نے گھڑی میں وقت دیکھا، ابھی سے لے کر اپنی مخصوص جگہ جانا تھا جہاں جہنم اس کے انتظار میں تھی، سچ اس کے منہ سے نکلوانے کے لیے۔ شاید بہت لیٹ ہو جائے۔ وہ اپنی عین کے پاس پہنچتے پہنچتے، پر وہ کھانا بھی تو نہیں کھا رہی تھی، اتنی ضدی ہو گئی تھی، کوئی حد ہی نہیں تھی، وہ حکم عدلی کر رہی تھی۔ غصہ تو اسے ڈر کو کہیں دبا گیا تھا، واپس اسے غصیلے انداز میں کوئی اپنا ہی نہیں۔ زمان کہاں ہے مجھے نہیں معلوم، بیسٹ اگر معلوم ہوتا تو کیا اپنی زندگی سے زیادہ اس کی زندگی کو عزیز رکھتا؟ مجھے جانے دو۔ وہ روتا ہوا گڑ گڑایا اور اس کی بات پر سے ایک کہکا لگا اٹھا، جانتا ہوں جب اپنے ملک میں اس کے رہنے والے معصوموں کے نہیں ہو سکتے اور ٹکے کے لیے تو اس کے کیا ہوں گے۔ ACP کے گھر کے سامنے کیا کر رہے تھے؟ زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارتے دھاڑا۔ خاموش چیئر پر بیٹھا ندیم اچھل پڑا کہ اس کے سامنے دیکھ کر وہ کوئی مزاحمت بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ ACP پر نظر رکھنے کے لیے کیوں؟ اس کے گھٹنے پر اس نے اپنا بلیک بوٹ میں مقیم پاؤں رکھا اور اپنے گھٹنے پر بازو ٹکائے، ہاتھ میں موجود تیز چمکتا خنجر سامنے کی اور اس پر انگلی پھیری۔ یہ سب دیکھتے ندیم کی سانسیں خشک پڑ گئی۔ تم میرا قیمتی وقت برباد کر رہے ہو، بھوت پر دباؤ دیتے ہوئے وہ گرایا۔ سچ ہی تو تھا، اتنا قیمتی وقت وہ اپنی عین کے لیے رکھ رہا تھا، پر اس نے اپنی ٹانگیں بیچ میں اڑا کر اس کی بیوی کو ہرٹ کر دیا تھا۔ خیر زمان ہمیں کچھ نہیں بتاتا، وہ اپنے تک رکھتا ہے، سب کچھ خود انجام دے رہا ہے، مجھے صرف ACP پر نظر رکھنی تھی۔ وہ کب بائی کو لے کر تھانے سے نکلتا ہے؟ درد سے سسکتے اس نے بتایا اور اپنا گھٹنا اس کے بوٹ نکالنا چاہا، پر اس کی کوشش ناکام گئی۔ سعید نے ہنکار بھرا، پھر تم ACP کے آفس کی بجائے اس کے گھر کے آگے صبح سے کیا کر رہے تھے؟ تمہیں معلوم نہیں تھا اس وقت ACP ڈیوٹی پر ہوتا ہے؟ خنجر کی سفید چمکتی نوک اس نے ندیم کے بائیں طرف ماتھے پر رکھی۔ اس کی رنگت زرد پڑ گئی، وہ پھڑ پھڑایا، پر اس کی چبھن اور جلن سے میں بتا تو رہا ہوں، مجھے یہی کہہ کر اس کے گھر کے سامنے رکھنے کا حکم دیا گیا تھا اور میں ابھی کچھ گھنٹے ہوئے تھے یہاں ہوں۔ یہ بھی تمہیں نہیں معلوم کہ کتنے لوگ ہیں تم سے ملے اور کتنوں کو معلوم پڑا ہوگا کہ تمہیں میں لے کر گیا ہوں؟ نہیں کچھ نہیں معلوم ہوا ہمیں، یہ کہا گیا تھا کسی پر شک ہو کہ بیسٹ اس کے پیچھے ہے، یا یہ کہ آپ کو جس پر حملہ آور دیکھا جائے انجان بھر کر وہاں سے نکل جائے، اگر وہاں زمان کے دوسرے لوگ موجود بھی ہوں گے تو وہ وہاں سے چلے گئے ہوں گے۔ ایک ہی سانس میں اس نے روتے ہوئے بتایا۔ تمہیں معلوم ہے ندیم تم بہت معصوم ہو، تمہیں کچھ نہیں معلوم، اس حساب سے تمہارا مالنامہ خالی ہوگا، نہ ثواب نہ گناہ کی لسٹ، بے مقصد بورنگ زندگی۔ اگر ایسی زندگی میری ہوتی تو تمہیں پتا ہے میں کیا کرتا اپنے ساتھ؟ اس نے اس کی وحشت سے پھیلی آنکھوں میں دیکھا اور خنجر کی نوک ذرا نیچے کھسکایا۔ سرخ گوشت چہرے سے دو طرف میں حصہ بنایا تھا، اس کی شکل خوف زیادہ بنا گیا۔ سیکنڈ کے لیے وہ سفید گوشت تھا، اگلے ہی لمحے خون کی بوندیں اس کے چہرے پر گرنے لگے۔ اس نے بے ساختہ دھاڑے مارتے اپنا چہرہ جھٹکا کہ اس کا خنجر لڑک گیا
और वो जो सीधा कट लगाने वाला था लड़क कर कान के बीच में से काट गया। अगले ही पल रूम में नदीम की चीखें बुलंद हुई। तुमने पूछा नहीं शायद दर्द की वजह से, पर मैं ही बता देता हूँ। इसके दोनों हाथों को चेयर की पुष्ट पर रस्सी से बांधते वो सामने और इसका चेहरा बुलंद किया। मैं अपनी आंखों को निकाल देता जिसने मेरी शहजादी को ना देखा होता। इसने कहते नदीम की आंखों पर खंजर रखा और अगले लम्हे वो वहां दिल दहला देने वाली चीखें उठी। दूसरी बार इसने ये कहते इसकी जुबान काटी कि ये मेरी शहजादी को अगर एक बार भी ना बुलाती तो मैं इसका यही हाल करता। इसकी जुबान के टुकड़े को हथेली पर रखते वो कहका लगा उठा और नीचे फेंकते किसी बांचों पर सुर्ख खंजर की नोक रखी। अब इसमें बचा क्या था जिस पर वो चीखें मारता। बेहोश पड़े वजूद पर नजर डालते वक्त की किल्लत का एहसास करते इसने खंजर इसकी गर्दन पर चलाया और कंधे पर शर्ट से साफ करता वहां से निकला। सर ये कोट पहन ले। इसकी शर्ट पर खून धब्बे देखते इसका आदमी ब्लैक लॉन्ग कोट उठाते भागता आया इसके पास। सर ने इसे देखते फिर अपनी शर्ट को देखा और थाम कर पहन लिया। इसके कुत्तों को हवाला कर दो। वो हुक्म सादर करता वहां से निकलता चला गया। इसने फैरी को डिनर करवा कर इसे बुरहान के रूम में सुलाया और नूरुलैन के रूम के सामने पर वो लॉक था। डब पीछे वो किचन में कैबिनेट से दूसरी कीज निकालकर वापस नूर के रूम में जाने लगा कि मुलाजमा आसिया बेगम का पैगाम लेकर इसके पास पहुंची। छोटे साहब आपको बेगम साहिबा बुला रही हैं, इसने मुअद्दब से कहा। क्या नूरुलैन ने लंच डिनर किया था? सर हिलाते वो अपने मतलब की बात पर आया। नहीं साहब, वो सुबह से कमरे में से नहीं निकली। दांत ने मुठ्ठियां बीची। आखिर कब समझेंगी इसकी छोटी सी बोनी से? कितनी डरपोक हुआ करती थी, शोला जवाला बन गई है। वो सोचकर आसिया बेगम के रूम की तरफ गया। शमी खैरियत आपने बुलाया? वो रूम में आकर इनके पास बैठा। हाँ बस दिल कर रहा था, मेरे साथ वक्त गुजारो दाद, मैं बिखर गई हूँ। तुम्हारे भाई ने मुझे तोड़ दिया है। पता नहीं मेरी बहू के दिल पर क्या गुजरी होगी। मैंने गुस्से में बहुत कुछ कह दिया। सुबह से बुलाया था पर इसने आने से इनकार कर दिया। खैर मैं इसे मना लूंगी, आखिर मेरे दाद की बीवी है। इसका सर गोद में रखते दाद के बालों में उंगलियां फेरते वो बोली। दाद खामोशी से इनके हाथों पर बोसे देकर रह गया। खाना खाया तुमने? अपने रूबरू बेटे के चेहरे को देखते माथे पर बिखरे स्याह बालों को संवारा। नहीं, आपकी बहू के साथ खाने का इरादा है। वो शरारत से बोला। बेटा ऐसे मत करो, रुखसती से पहले इसे तंग मत करो, वरना औरत बहुत एहसास जज्बे रखती है। इसके जज्बात को ठेस पहुंची तो इसकी नज़र में तुम्हारी इमेज खराब हो जाएगी और वो बदसन हो जाएगी। अम्मी आप बेफिक्र रहें, मेरी इमेज वैसे भी खराब है पैदा होते से ही इसकी नज़र में। खाना नहीं खाया मेरी बोनी ने, इसीलिए इसे खिलाने जा रहा हूँ। और कुछ लॉन्ग ड्राइव का प्रोग्राम है ताकि मूड फ्रेश हो सके। इन्हें अपने प्रोग्राम से आगाह करते वो सर खुजा गया। आसिया बेगम सर हिला गई। ठीक है, वैसे तुम इसका जूठा क्यों खाते हो दाद? उन्होंने कुछ सोचते पूछा जिस पर दाद का बुलंद कहका गूंज उठा। अम्मी वो इसलिए ताकि कुछ प्यार श्यार बढ़े। ठीक तो वो अव्वल से था, बगैर शर्मिंदा होते हंसते बताया। आसिया बेगम ने हैरत से देखा। तुम्हें किसने कहा जूठा खाने से प्यार बढ़ता है? शौक की हालत में पूछा। बचपन में टीवी पर इश्तिहार देखा था एक जोगी का जो महबूब को मनाने के टोटके बता रहा था। सो मैंने फौरन कॉल करके पूछा। इस जोगी ने बताया जूठा खाया करो, इसका तब से लग गया इस खुफिया जादू पर, क्योंकि तब नूर सिर्फ लड़ती थी। इसने वो दिन याद किया जब ये सुनते ही स्क्रीन पर चलते ही इसने जोगी के नंबर पर कॉल की थी। याद करके दाद का कहका बुलंद पड़ा। बहुत बदमाश हो, मतलब तब से तुम्हारी नीयत। दाद आसिया बेगम अपने सबूत के सर पर चपत मारते घूरा, मगर इसका हंसता चेहरा देखकर खुद भी हंस पड़ी। हाँ ना, बचपन से इस छोटी सी बोनी पर आपके बेटे की नीयत खराब थी। आंख मारते वो बोला। आसिया बेगम कहका लगाकर हंसी कि अचानक इन्हें बुरहान याद आया। आंखें बेसाख्ता भीग गई। इसे मैंने तोड़ दिया है दाद। एक सोच में डूबी वो बोली कि लहजे में तड़प थी। नहीं अम्मी ऐसा मत सोचें प्लीज, आप सिर्फ एक बार मुस्कान को कबूल कर ले, वो बहुत अच्छी है, आपको पसंद आएगी। बस तात अब तुम जाओ। उन्होंने रुख मोड़ते अपनी आंखें साफ की। तात कुछ देर इन्हें देखता रहा और फिर इनके माथे पर बोसा देता दवाई खिलाकर वहां से निकला तो हाथ सीधा जेब पर गया। कीस निकालते वो सीढ़ियां फैलाकर नूरुलैन के रूम के सामने आया। दिल बेसाख्ता शोर करने लगा था और वो नहीं जानता था क्यों। क्या मैं ऐसे डेट पर ले जाऊं? इसने कुछ सोचा और मुस्बत जवाब पाते ही डोर अनलॉक करते कदम बढ़ाया। वो अपनी मतलूबा जगह पर पहुंचकर हाथों में स्याह ग्लव्स और मुंह पर स्याह मास्क पहने पिस्टल लोड किए एक दराज कामत दरख्त की आड़ में लैपटॉप घुटनों पर रखी बैठी थी। शहर से दूर इस खौफनाक जंगल में वो रात की तरीके में कुछ फासले पर बनी कोठीनुमा घर पर नजरें डालने लेटी, जिससे वक्फे वक्फे से सिसकियां गूंज रही थी। अगर वो करीब गई या इन आदमियों की इस पर नजर पड़ी तो जरूर वो इस कोठी की लड़कियों समेत धमाके से उड़ा देते, पर ऐसा नहीं करना था। बहुत एहतियात से लड़कियां निकालनी थी और आदमियों को भी खत्म करके इनमें से एक जिंदा ले जाना था। और वो जानती थी ये ज्यादा मुश्किल नहीं तो ज्यादा आसान भी नहीं था।
बुरहान को वो चकमा देकर भाग तो निकली थी, पर जानती थी वो ऐसे बैठने वाला नहीं था। इसीलिए इसने अपनी गाड़ी वहीं छोड़ दी थी कि कुछ तो उलझे, तब तक वो अपना काम कर लेगी। कुछ दूर हाईवे पर इसने दूसरी गाड़ी और लैपटॉप मिल गया था जिससे आरिफ इससे कनेक्ट कर रहा था। सुनो, मैं वहां पहुंच गई हूँ। इसके इत्तला पर आरिफ यकदम अलर्ट होकर बैठा। शाबाश मिसी, अब जल्दी से बताओ कितनी लड़कियां हैं वहां और क्या काम करवा रहे हैं इनसे। मुस्कान ने लैपटॉप की स्क्रीन पर इस कोठी के नक्शे और वहां मौजूद नफूस को गिनने लगी जो सुर्ख डॉट में शो हो रहे थे। मुस्कान जो मालूमात इकट्ठा किए बैठी थी जल्दी से बताने लगी। आरिफ, छोटा मसला नहीं है, यहाँ 27 लड़कियां हैं। वो अफसोस से अंदरूनी सूरत हाल को याद करती लब भीज गई। हेलो, क्या हुआ मुस्कान? जवाब तो कुछ हुआ है, जल्दी बताओ मेरी जान, क्या मेरी ज़रूरत है? हमारे आदमी यहीं मौजूद है, मैं अपनी लोकेशन बताओ, मैं भेज दूं। नहीं तो वापस आ जाओ, मैं देख लूंगा। आरिफ घबराया सा परेशान सा उठ खड़ा हुआ और मजरब सा पूछने लगा। नहीं, मैं कर लूंगी। बात यह है, इन लड़कियों के पेट में ड्रग्स के पैकेट डालकर इन्हें प्रेग्नेंट शो करके दूसरे शहर ले जा रहे हैं सप्लाई के लिए। कहने के साथ इसकी सुनहरी लहू होती आंखों से आंसू टपक कर गिरा। दूसरी तरफ ये सब सुनते आरिफ भी सन्नाटों के जद में आ गया। वैसे तो इनके लिए बड़ी बात नहीं थी, ऐसे दरिंदों के चेहरे और मुख्तलिफ रूप में देखते रहते थे, पर खुद लड़की होकर इनके दर्द को महसूस करते वो जैसे रोने की हद तक आ गई थी। मैं छोड़ूंगी नहीं इन्हें आरिफ, सही से बुरा हाल करूंगी। मैं इनका इतने दरिंदे हैवान मौजूद हैं, पर सबको सिर्फ सही दिखता है। मेरा दिल करता है एसीपी के गले से पकड़ के इसे सब कुछ दिखाऊं। वो बेकाबू हो रही थी जिस पर आरिफ ने खामोशी से कॉल डिस्कनेक्ट की। वो इसे लोकेशन सेंड करती, लैपटॉप पास रखे बैग में डालते, बैग की स्ट्रिप्स गर्दन में डालते पीछे कर लिया और खड़ी हुई। चिड़चिड़ाते सूखे पत्तों पर एहतियात से हील में मुकीम कदम रखती, बहुत अलर्ट होकर आगे कदम बढ़ाए। वापस इसी जगह पर आई, घर की खिड़की के पास जिसके पर्दे लगे हुए थे। सामने ही राहदारी खाली थी, पर अंदर से उठती सिसकियों के साथ खून की बू ने इसके हवास झंझोड़ डाले। बेसाख्ता इसने अपने मुंह पर मास्क चढ़ाया जो कुछ देर पहले ही उतार दिया था। खिड़की के पर्दे बराबर किए और अंदर दाखिल हुए। मध्यम नीली रोशनी पूरी राहदारी में फैली हुई थी। जगह ऐसी थी जैसे खौफनाक हॉरर मूवी का सीन हो। मैंने रिपोर्ट्स बना दी हैं, अपने इस पेशेंट को जल्द से जल्द पहुंचाना होगा। कस्टमर्स वहीं तुम्हें एयरपोर्ट पर मिल जाएंगे। राहदारी के इख्तिताम पर सामने बने रूम्स का सफेद पर्दा हटाते डॉक्टर एक आदमी से हम कलाम होता बाहर निकला और दूसरी तरफ रूम की तरफ बढ़ा। इसके पीछे सिल्वर की ट्रे में सफेद छोटे पैकेट और बॉक्स मौजूद था। मुस्कान सांस रोके दीवार का सहारा लिए इसकी आड़ में हो गई थी। कुछ पल में वहां खामोशी छा गई और इसने कदम बढ़ाया नहीं था। अचानक से पीछे भारी हाथ इसके मुंह पर पड़ा और इसे खींच गया था पीछे। मखसूस क्लोन की खुशबू पर इसे शदीद झटका लगा और पलट कर इसे देखा जो इंतहाई संजीदगी से सामने देख रहा था। इसकी नजरों के ताक़ुब में मुस्कान ने देखा तो सांस रोक गई। सामने ही सुर्ख लेजर लाइट पड़ रही थी। इसके हवासों पर शदीद वार हुआ। अगर एसीपी बर वक्त ना पहुंचता तो क्या वो आज खाक हो जाती? पर इस खौफनाक तो ये सोचती कि वो इस तक पहुंचा कैसे, और अगर पहुंच गया तो इसका अगला कदम क्या होगा। दोनों नीली मध्यम रोशनी में खड़े थे। मुस्कान की दीवार से पुष्टि की हुई थी जबकि वो इसके सामने खड़ा था। काफी करीब के सांसें इसके चेहरे पर पड़ रही थी। क्या हो रहा है यहाँ? नीची आवाज में वो उस पर गुराया कि मुस्कान ने उछल के इसके मुंह पर अपना ग्लव्स में मुकीम हाथ रखा। इसने घबराकर मध्यम आवाज में कहा। बुरहान इसकी आंखों में वार्निंग देखने लगा। इसने दांत पीसते इसकी दोनों कलाइयां जगड़ी के मुस्कान मचल उठी और बुरहान ने गुस्से से दोनों कलाइयां दीवार से लगाई। देखो बुरहान, समझने की कोशिश करो, चाहे बाद में कुछ भी करो, पर इस वक्त अपने हवासों से काम लो। यहाँ का हाल देखो, फिजा में बू महसूस करो। तुम्हें कुछ भी नॉर्मल लग रहा है? झटके से अपनी कलाइयां छुड़वाकर वो इसके कान के करीब आई और मास्क नीचे करते सरगोशी में बोलने लगी। बुरहान ने गुस्सीली नजरें इस पर टिकाई और फिर लेजर लाइट को देखा। इसे कैसे खत्म करोगी? लहजे में काट थी। मुस्कान सूरत हाल के लिहाज से समझौता करती सर हिला गई और आरिफ से कनेक्ट करते इसे लेजर लाइट का बताया। तुम्हारे पास मोबाइल है ना मिसी? इसकी टॉर्च इस लाइंस पर लगाओ और वो शो हो जाएंगी। फिर तुम्हारे पास जो डिवाइस है इसे इस लेजर लाइट के बीच किसी चीज की मदद से रखो और इसे अपने लैपटॉप से कनेक्ट करो और फिर मुझे अपने डिवाइस से कनेक्ट करो। इसे जल्दी जल्दी बताया। साथ साथ मुस्कान अमल भी कर रही थी। बुरहान खामोश था, इसके बैग से डिवाइस लैपटॉप निकालते देख रहा था। क्या इसे लड़की कहना ठीक रहेगा या मर्द? वो खुद से ही पूछ रहा था कि अचानक से मध्यम नीली रोशनी लाइट को झटका लगाकर लेजर लाइट वहां से हट गई। एक तरफ आरिफ ने गहरा सांस भरा तो दूसरी तरफ मुस्कान सामने से खुलते डोर को देखकर झट से पीछे हटी। इस घर में पूरी 27 लड़कियां हैं जहां ये प्रेग्नेंट के बहाने इनके पेट में ड्रग्स भरकर दूसरे शहर भेज रहे हैं। हमें कैसे भी करके इन्हें बचाना होगा। वक्त कम है वरना हम इनकी जिंदगी हार जाएंगे। ये तुम्हारे हाथ में, तुम क्या करते हो? वो वापिस आती इसके कान में सरगोशी से बोली और बुरहान लपीछे इसकी कलाई जगड़ी हुई।
मुट्ठी में। मुस्कान ने पहले अपनी कलाई को देखा और फिर इसकी आंखों में। माना कि हसीन है और गुस्से में बहुत हैंडसम लगते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि 24 घंटे गुस्से में रहें। कुछ एहसास नाम की चीज होती है, इसे लें और खुद को संभाल कर आगे कदम बढ़ाएं। वो इसके चेहरे के करीब चेहरा लाती, इसकी आंखों में आंखें डालती बोलने लगी और आगे बढ़ गई। और पीछे बुरहान इसके चेहरे पर इसकी सांसों की तपिश को अभी भी महसूस करता। इसके पीछे हुआ। वो इसी रूम में दाखिल हुई जहाँ कुछ देर पहले डॉक्टर और आदमी निकले थे। सामने ही बेड पर एक लड़की नीले लबादे में स्ट्रेचर पर बेहोश पड़ी थी और जैसे देखते ही बुरहान इसकी तरफ लपका, पर इसके पेट पर नजर जाते ही इसकी सांसें रुक गई। पर इसके बरकस मुस्कान रिलैक्स ही इसके फोटो निकालती कैमरे को वापस बैग में रख गई। ऐसे कहीं कैसे निकाल सकते हैं, कुछ सोचकर इसने पूछा। अगर ज्यादा वक्त हुआ तो ये जान से हाथ धो बैठेगी। तुम इसे लेकर जाओ, कुछ फासले पर मेरी गाड़ी मौजूद है, इसमें बिठाओ, तब तक मैं दूसरी लड़कियों को बचाव करता हूँ। गो फास्ट, बुरहान ने हुक्म दिया। मुस्कान इसके संजीदा तासुरात देखकर सर हिला गई। इसे यहाँ से सिर्फ लड़कियां चाहिए थी और एक मेन आदमी के साथ अब डॉक्टर भी। जब तक बुरहान लड़ता वो अपना काम कर सकती थी। ओके, इसे सर हिलाया और बैग गर्दन में डालते मुंह पर मास्क चढ़ाया। तुम इसे लेकर कैसे जाओगे? बुरहान परेशान सा होकर इसकी सोच पर शजदर करती। वो आगे बढ़कर इस बेहोश पड़ी लड़की को गोद में उठा चुकी थी। ये मेरी बीवी है, अंदर मौजूद दिल ने बेसाख्ता सवाल दागा। कौन हो तुम दोनों? वो लड़की को कैसे ले जा रहे हो? अब ये बाहर निकलते इसी वक्त एक आदमी अंदर दाखिल होता, हथियार समेत इन दोनों को देखकर दहाड़ा। इससे पहले वो सियाफ अमीन पर फायर करता। बुरहान ने पलक झपकते इसके मुंह पर मुक्का मारा और इसके संभलने से पहले ही सामने सुरी रुई उठाकर इसके मुंह में ठूसते साइलेंसर लगे पिस्टल से इसके सर का निशाना लिया। ये साइलेंसर इसने मुस्कान की वजह से लगाया था कि कोई हमला करे जंगल में तो वो फायर करके अपनी जान भी बचाए और इससे बिल भनक भी ना पड़े। पर इसे क्या पता था यहाँ ये सब देखना पड़ेगा, जिसके हवास झंझोड़ गए। ये शहर इसके अंडर नहीं था, पर वो एक मुहाफिज तो था ना, ऐसे खामोश नहीं देख सकता था। जबकि वो लड़की से इस मुल्क में रहने वाले लोगों ने कितना कुछ किया बगैर इज्जत के, इसे जमीन पर पटका, फिर भी वो इस मुल्क के मासूमों के लिए ये सब कर रही थी। हालांकि इसके अंदर जहर होना चाहिए था इस मुल्क में रहने वालों के खिलाफ। मुस्कान इस लड़की को लेकर वहां से निकली और बुरहान आगे बढ़कर दूसरे रूम में दाखिल हुआ जहां बेड से जगड़ी बाकी की लड़कियां मौजूद थी और डॉक्टर इसके साथ मौजूद ड्रग्स के पैकेट देख रहे थे जहां वो लड़कियां खौफ से सिसकियां भर रही थी। ये सब देखकर इसे साहस हो रहा था, वाकई कानून अंधा है जो ये सब ना देख सका। मुल्क में कैसे कैसे दरिंदे जन्म ले चुके हैं जो इनकी पहुंच से ऐसी हैवानियत फैला रहे हैं। अगर आज वो लड़की इसका पीछा करते ना यहाँ ना पहुंचता तो एक तो इनसे लेजर लाइट में हार जाता, दूसरा ये सब मासूम लड़कियां कैसे बच पाती। बगैर वक्त लिए वो बुरहान ने इस डॉक्टर की टांग पर फायर किया क्योंकि इसे ये हैवान चाहिए था। डॉक्टर कराकर जमीन पर गिरा। टांग पकड़ते दूसरी सिम्स सब पीछे पलटकर बुरहान की तरफ मतवज्जा हो गए थे और इसे रूम में लड़कियों को महफूज रखना था, इसी वजह से बाहर निकल गया। मारो, इस जिंदा नहीं बचना चाहिए। ये यहाँ अंदर दाखिल कैसे हुआ? एक आदमी को राय। अगले ही लम्हे वो बाहर आए और वहाँ शदीद मुकाबलाबाजी इख्तियार कर गए। मुस्कान इस लड़की को आरिफ की भेजी गई वहाँ एम्बुलेंस में डॉक्टरों के हवाले करती अपने 3 आदमियों के साथ वहाँ दाखिल हुई और वहाँ मुकाबला देखकर खुद भी मैदान में उतर आई। एसीपी, इज्जत से यहाँ से चले जाओ वरना बहुत नुकसान उठाओगे, एक आदमी चीखता बोला। नुकसान तो आज मैं दिखाता हूँ तुम्हें, धारते हुए कहते बुरहान इस पर झपट पड़ा और दोनों गुत्थम गुत्था हो गए। तब तक मुस्कान दूसरे आदमियों पर फायर करती अपने आदमियों को लड़कियों की तरफ इशारा दिया और हुक्म पाते ही लम्हे की तखीर किए बगैर इन्हें वहां से निकालने लगे। उठ हरामी, नीचे कराते डॉक्टर के मुंह पर ठोकर रसीद करती इसके बालों से पकड़कर उठाती बाहर जाने लगी। इसे तुम मेरी गाड़ी में बिठा रही हो मुस्कान? इस आदमी ने रिश्ते बुरहान से कहा जो वह सर हिलाती इसे लेकर वहां से निकली। जल्दी से लेकर यहाँ से निकलो और आलम से रब्ता करो, साथ ये बैग भी मेरा इसे दे देना फास्ट। एम्बुलेंस के बैग पर हाथ मारती वो डॉक्टर को अपने आदमियों के हवाले करने के साथ अपना बैग भी देने लगी। इसे वापस जाना था बुरहान के पास, क्योंकि रहना इसी के पास तो था, तो इसे हैंडल भी करना था। बेशक वो इसके लिए लड़ रहा था, इसकी फिक्र थी, इसे बहुत पसंद आया था, हालांकि नहीं आना चाहिए था, पर इस गद्दार दिल का क्या करती। सोचकर मुस्कुराती से तारीख रात में इस खौफनाक अंधेरे में भी वो अभी इस कोठी के करीब पहुंची थी कि दूसरे ही पल जंगल में ठाक की आवाज गूंजी जिसे दुनिया हिलाकर रख दी गई। मुस्कान जो कुछ फासले पर थी उछलकर पीछे गिरी, साथ ही आग के भड़कते शोले फिजा में भड़क उठे। बुरहान! अगले ही लम्हे फिजा में दिल खराश चीख बुलंद हुई। बुरहान! बुरहान! हंसियानी पागल सी वो आगे की जानिब भागी।
वो सर तौलिए से पूछता बेड के करीब आया जहां वो बाहों में टेडी बियर पीछे पड़ी थी, साथ ही नीचे पपी इसके पाँव के सर रखे सोया हुआ था। पहले तो इसने लात मारकर इसके पाँव से कुत्ते के बच्चे को दूर फेंका और फिर इसे देखा, मीठे मीठे आंसुओं के निशान सिर्फ गालों पर और मुंह पर टेप। तौलिया फेंकते इसने जल्दी से गर्म पानी बाथरूम से उठाकर इसके मुंह पर कपड़ा भिगोया और इसे मुंह पर लगाया। टेप में लचक पाते ही इसने आहिस्ता से हटा दी इसके लबों से और वहां अपना अंगूठा फेरा। गुलाबी पखुड़ियों से लब सुर्ख हो गए थे। एन, इसने कसमसा कर करवट बदलते देखकर आलम ने मोहब्बत से पुकारा। दुपट्टे से नादरदाद इसका खूबसूरत सरापा इसकी नजरों के सामने था। वो इसकी तरफ पीठ के लेटी हुई थी। मेरा बच्चा नाराज है, कहने के साथ ही इसका रुख अपनी तरफ करते इसे अपने गौश में भरा। छोड़े मुझे आलम, नहीं मैं रही आपके साथ, ना ही मैं आपसे बात कर रही हूँ, क्यों मेरे सर खा रहे हैं, नहीं बोलना मुझे। वो चिल्लाती मचल कर इससे दूर हुई और फिर लेट गई। अच्छे बच्चे ऐसे नहीं करते आलम की जान, आ जाओ शाबाश अपने आलम के पास, सॉरी कर रहा है आलम आपका। इसने रुख अपनी तरफ किया, फिर वो आंखें नीचे स्पॉट चेहरे के साथ पड़ी हुई थी। आलम खाना। आरिफ नॉक करके अंदर दाखिल हुआ और ट्रे टेबल पर रखी। सुबह तक वो पहुंच जाएंगे, मुझे लगता है आपको कर्नल से राब्ता कर लेना चाहिए। इसने इसके चेहरे को देखते कहा। आलम ने सर हिलाते खुद पर दुपट्टा ठीक करती हूर को देखा और आहिस्ते से इसके करीब करते अपने होश में भर लिया बगैर आरब की परवाह किए। जहां आरिफ हैरान हुआ था वहां वे मुस्कुराहट दबाकर वहां से निकला, जबकि आलम अपनी विच का सुर्ख चेहरा सटपटाए तासरात देखता महलूज हो रहा था। आरिफ भाई, वो मचलकर इससे दूर हुई। होगा भी तो क्या कर लेगा, तुम मेरी शहजादी हो, कहने के साथ इसने बाजू से पकड़ कर खींचा और दूसरी ही पल इसकी गर्दन में हाथ डालते चेहरे पर झुक गया। बहुत तकलीफ दी है ना मेरी शहजादी को आज। नरमी से इसके लबों को छूते वो मोहब्बत से गमगीन लहजे में बोला, पर इसके बरकस वो बुखलाई हुई थी। इसका इरादा लंबी नाराजगी और झगड़ा करने का था, पर इसके अंदाज और नरमी इसके इरादों को हिलाकर रख दी गई। आपको क्या फर्क पड़ता है, मैं जीऊं या मरूं? अचानक से चीखती अपने लबों को हथेली की पूंछ से रगड़ती मुतगैर होता चेहरा फैल गए। एन, आलम इसके बात पर कते पसंद आई थी, तभी सख्त लहजे में टोकते झटकने से बाजू पकड़ा, अपनी तरफ रुख किया। इसकी मीठी आंखों को देखकर खामोश रह गया। कर ले गुस्सा, मार दे मुझे, वैसे भी तो मार दिया था आज आपने। वो सिसक उठी और जबरदस्त मजामत करती इससे दूर होकर बेड से नीचे उतरकर बैठ गई। सिर सर सांस खारिज करता ये सब देखता रहा। वो आहिस्ता से उठा और बेड से कुछ फासले पर होकर पंजों के बल बैठ गया। इसके सामने जहां वो सूसू करती अपने लबों पर और आंखें मसल रही थी हथेली से। मैं आज मरकर भी आपके साथ नहीं रहूंगी, मैं जा रही हूँ। आप बहुत बुरे हैं आलम, आपने ना मुझे अमचल निमकी खिलाई है ना ही साथ लंच किया, बहुत बुरे हैं, मैं हरगिज नहीं रहूंगी। मैं जा रही हूँ, जान ले और मुझे रोकें भी ना। वो गर्दन मोड़कर बेड की तरफ करती हाथ नचा नचा कर कह रही थी, जबकि वो सामने बैठा वो दिलचस्पी से इसका झगड़ालू अंदाज दिल के तह खानों में उतार रहा था। अगर मैं रोक लूं तो? अचानक से सामने आती आवाज पर वो उछल पड़ी। अब तो पीछे वो बदहवास हुई। रोक कर दिखाएं, मैं जा रही हूँ अभी के अभी। बर वक्त अपने तासुरात छुपाए वो उठ खड़ी हुई। इसके उठने से साथ ही स्याह शार लहरा कर गिरे। सुर्ख रोया गुलाब की तरह दमकता झिलमिलाता चेहरा इसके तमाम तर तवज्जो खींच गया। सॉरी नहीं चलेगी मेरा बच्चा, वो लहजाजत से बोलता पास आने लगा। नहीं, हरगिज नहीं, और मेरे करीब भी मत आइएगा वरना मैं चिल्लाऊंगी, चीखूंगी, अपना गला फाड़ दूंगी, फिर तकलीफ आप ही को होगी। वो चताकर बोली, जिस पर इसके लबों के साथ आंखें भी मुस्कुराई। कितना दिलकश था अंदाज़े इत्मीनान। इसने उठते देखकर आलम ने खाने की ट्रे उठाई और आगे बढ़कर इसके दुपट्टे के साथ दरवाजा भी खोला। मेरे पीछे मत आइएगा, मैं बता रही हूँ। वो वार्न करती दरवाजा खोलने के लिए हैंडल रोलती रही, पर दरवाजा खुला देखकर पाँव पटकती वहां से निकली। इसके पीछे ही आलम आया और कंधे से इसके दुपट्टा रखा। वो झपटती खूनखार होकर सीढ़ियां उतरती रही और वो ट्रे उठा इसके पीछे कदम बढ़ा रहा था। लाउंज में बैठा आरिफ इसे देखकर खड़ा हो गया और सही से इशारे से पूछा, पर वो इसके मुस्कुराते चेहरे और नफी में सर हिलाते सारी सूरत हाल समझ गया और वो वापस मुस्कुराते बैठ गया। तभी भावों करता पपी हुरू लैन की टांगों से लिपटा और वो मुस्कुरा दी। खबरदार एन, कुत्ते को हाथ लगाया तो। आलम ने झटका देखकर नागवार लहजे में टोका। होठ ठटक गई, मगर अगले ही पल दांत पीसती मुड़कर इसकी तरफ आई। वो अंदाजा नहीं लगा पाई कि फासला कितना है, पर इसके बरकस वो भूरी मुस्कुराती आंखों से अपनी सांसें रोक इसके चेहरे पर महसूस कर रहा था। और आरिफ ने इस चलाक इंसान की चालाकी पर मुस्कुराहट रोककर नजरें फेर ली एलईडी की तरफ। वो कुत्ता नहीं, मेरा बेबी है। अब आप खबरदार रहें वरना अच्छा नहीं होगा आपके लिए। गुस्से से कहती वो बैक साइड गार्डन में चली गई। आना था
तो आ गई थी, पर अभी से समझ नहीं आ रहा था किस साइड जाए और कहाँ बैठे। भूख प्यास से भी नहीं डालती, पता नहीं वो अब खाना खिलाएगा भी कि नहीं। इस सोचने से परेशान कर दिया था और लबों पर जुबान फेरती उंगलियां पटकने लगी। बस हो गया झगड़ा। वो इसके बाजू को पकड़कर सामने टोस्टर पर सोफे पर लाया और इसे बिठाते टेबल पर ट्रे रखी। आपने शायद सुना नहीं, मैंने कहा मुझे। वो अभी बोल ही रही थी, आलम ने इसे अपने होश में भरकर खुद में समेट लिया। अगर तुम बात नहीं करोगी तो मेरी जिंदगी वापस आग बन जाएगी शहजादी। इसके गाल पर हाथ रखते सहलाकर वो बोला, जिसने सुनते हुए सांसें लेना भूल गई। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? वो टिपटिपाई नजरों से बोली, जिसे देखकर आलम ने दोनों आंखें बारी बारी चूमी। सिर्फ वो अफजल निमकी नहीं मिली इसलिए नाराज हो, या मेरे ना आने पर नाराज हो रही हो? ठंडी ठंडी हवा। वो दोनों गार्डन में फूलों के करीब पड़े सोफे पर बैठे थे। आप नहीं आए, मैं बहुत खुश थी। साथ लंच करेंगे, मैं आपको अफजल निमकी टेस्ट करवाऊंगी। पर आप, वो कहती रो पड़ी और इसकी मासूमियत पर सईद मुस्कुरा दिया। पर अब तो आ गया हूं ना मेरा बच्चा, बस रोना बंद करो। मैंने भी लंच और डिनर नहीं किया, और साथ करें। इसकी कमर से लाते वो गालों पर किस करता सटपटा कर रख गया था। वो झिझक कर इससे दूर हुई। तुम अपना मुंह क्यों रगड़ रही थी पहले? क्या मेरा छूना पसंद नहीं? अचानक से अपनी पट्टी बदली, इसके बालों में हाथ फेर लपेट कर इसका चेहरा अपने चेहरे के बिल्कुल नजदीक करते वो सद लहजे में पूछने लगा। हूर जो अपने गालों पर इसके लम्स पर शर्माई हुई थी, अचानक से हमले पर इसकी आंखें फैल गई। बोलो एन, क्या मेरा छूना तुम्हें पसंद नहीं? इसकी ठोड़ी पर उंगली फेरते वो इसके लरसती पलके देखने लगा, और इसके बरकत सूरज की गर्म सांसें अपने चेहरे पर पाकर बिल्कुल हवास खोने की हद तक आ गई थी। इसके वजूद से उठती कलोन की मदहोश करती खुशबू इसकी सांसों में उतर रही थी, जबकि वो आहिस्ता से नफी करती लगी और अपना निचला लब दबा दांतों तले दबा लिया। पसंद है मेरा छूना? आवाज में जवाब दो। इसकी उठती गिरती पलकों का रक्स देखकर दिलकश था कि वो खामोशी से देखने लगा। पसंद है। अपने माथे से नमी को साफ करती वो हकलाई। क्या? आलम ने मुतबस्सम होकर इसके चेहरे को मजीद करीब किया। हुरुलैन ने घबरा कर आंखें मीची। कब जीत सकती थी वो इससे? जिस तरह इसके हवासों पर इसका खाका था कि वो बिल्कुल जीर थी इसके सामने, वैसा ही मिला था शहजादा जो इसकी माँ अक्सर रातों में जिसके लिए इसकी दवाएं देती थी। सिमी ने कहा था इसका शहजादा इसे बचाएगा, पर इसके शहजादे ने न सिर्फ इसे बचाया था बल्कि इसकी घुटी बेमकसद जिंदगी से निकालकर इसे हसीन दुनिया से तारुफ करवाया था जहाँ इसका शहजादा था और वो थी। तो फिर क्यों ना वो इसे चाहती? हाँ, कभी कभी थोड़ा पागल लगता था, पर इससे भी इसके नन्हे से दिल पर पूरी हुकूमत रखता था। आप मुझे पसंद है बहुत, वो कहकर इसके चौड़े सीने में छुप गई, बल्कि चेहरा इसके कॉलर में छुपा लिया। आलम ने खींचकर इसे खुद पर गिराया और इसके नाजुक तितली जैसे वजूद को अपने कब्जे में लेकर खुद में छुपा लिया। प्यार भी करती हो? इसकी रूह को अपने लब फेरते वो मध्यम से सरगोशी करने लगा और वो पिघल सी गई इसकी बाहों में, जिसे वो इम्तिहान में डाले समेट रहा था। करती हूँ। वजूद में उठती सर्द लहरों पर इसने गहरा सांस लेकर कहा। बहुत खूबसूरत रात थी आज इसके लिए। एक तरफ इसकी सिमी की कंडीशन डॉक्टर ने बेहतर बताई थी और दूसरी तरफ इसकी शहजादी का इजहार। कहीं आप भी कहें। काफी देर खामोशी पाकर नाक सुखेड़ते हूर ने सर उठाया। क्या? इसके चेहरे पर बाल समेटते उंगलियों में इसकी छोटी सी नाक दबाई। मुझसे मतलब मैं आपको पसंद हूं ना? आपको बुरा तो नहीं लगता मेरी आंखों की वजह से, मेरा अंधा होना और फिर गैर मर्दों के बीच रहना इतने से? कहने के साथ ही इसकी आंखों से आंसू बह निकले, जिन्हें देखकर आलम ने लब भींच लिए। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें ये पूछना चाहिए तो मुझे पसंद हो कि नहीं। रही बात नजर की, तो डार्लिंग किसी में इतनी हिम्मत नहीं सैयद आलम की कुर्बत झेलने की जो तुम झेलती हो। शायद अगर तुम देखती तो कभी पास भी नहीं आती। तभी तो कहता हूँ मैं मतलबी शख्स हूँ। खैर मर्दों की बात, तो वहां मैं भी था। तुम खुशी इस जहन्नुम में आई हुई थी। इसके चेहरे का खुदा खाल में उतरती सुर्खी देखकर वो मुस्कुराया। उसके मुंह खोलते देखकर मुंह में अमचल निमकी का पूरा स्पून डाल दिया। वो सटका के खट्टी खट्टी तीखी सी इस अमचल निमकी खाते इससे खुशी से इसके गले में बाहें डाल दी। मैं आपसे ज्यादा मतलबी हूँ। वो मीठी आंखों से इसकी मुझे ऊपर लब रखती इसकी खड़ी मगरूर नाक से अपनी नाक रगड़ने लगी। वो खामोशी से इसका चेहरा देख रहा था और मध्यम सा मुस्कुराया इसकी मासूमियत पर। जानता हूँ हर कोई अपने मतलब के लिए जी रहा है, किसी को किसी से गर्ज नहीं, वाला इसके मुंह में डालते बोला। पर मुझे आपसे गर्ज है आलम, मैं सिर्फ आपके लिए जी रही हूँ, वरना कुछ भी नहीं। मैं बहुत बिखरी हूँ। वो रोने को तैयार थी। आलम ने देखते ही जल्दी से इसे संभाला। आलम अब कौन सी नौकरी करते हैं? काफी देर बाद जब दोनों ने डिनर कर लिया तो वो हाथ से अमचल निमकी की प्लेट थामे पूछने लगी। कोई नहीं, बैठकर खाता हूँ। इसे संजीदा होकर कहने पर हूर हंस पड़ी। आप मजाक बहुत करते हैं और तुम झूठ अच्छा बोल लेती हो। वो जो हंसी चम्मच मुंह में डाल रही थी, हैरत से इसकी तरफ चेहरा किए घूर डाले।
मैं झूठ नहीं बोलती, मुंह बनाते दूसरा चम्मच लिया था। आलम ने इससे प्लेट लेकर टेबल पर रखते इसे बाहों में भर लिया। कहाँ है मेरी बहुत रात हो गई है, फिर देखेंगे इस बला को। वो सीढ़ियां चढ़ता ऊपर जाने लगा और हूर मुंह सोर गई। अब सिर्फ अपनी करते हैं, शिकवा करते। इसने आलम का था तमाया नाइट ड्रेस सीने में भींचा। मैं तुम्हारी सुनता हूँ सिर्फ, इसने जताना जरूरी समझा। आप कमगो है इसीलिए, वरना कतई किसी के ना सुनते, क्योंकि आपको बगैर देखे मैं जानती हूँ, सिर्फ आप अपने और करने चलाने वालों में से हैं, जैसे कि डॉन हो। आप नौकरी तो कोई करते हैं, वो कहती वहां से जाने लगी और आलम सुनता सर हिला गया। अभी ही बताया था कि नौकरी नहीं करता, इसने वक्फा लिए ये ताना मुंह पर मारा। मुझे अपने बच्चे हर बुराई से पाक चाहिए, इनमें ये औरतों वाले गुण नहीं होने चाहिए, ना लड़की में ना लड़के में, ये ताना तंस वगैरह कुछ भी। वो जो चेंज करने बाथरूम में आई थी, इसकी आवाज पर उछल पड़ी और अपने धड़कनों के शोर पर दिल पर हाथ रखते सुर्ख चेहरा फेर लिया। समझ गई मेरा बच्चा? इसके पीछे से सार में भरकर वो बोला और हलक तर करती सर हिला गई। आलम मुस्कुराता गाल पर किसकता वहां से निकला। अजीब है इंसान, बेशरम कहीं का। सुर्ख चेहरे पर हाथ फेरती वो बड़बड़ाई। आलम के इरादे से सुलाकर आरिफ से लड़कियों वाला किस डिस्कस करना था। वो बाथरूम से बाहर आई तो नर्वस सी उंगलियां मरोड़ती सीधी चलती अपनी जगह पर आई और खामोशी से लेट गई। आलम को जहां इसकी उंगलियां मरोड़ने वाली हरकत नागवार गुजरती थी, वह इसके मासूम चेहरे पर नर्वस से तासुरात बहुत अच्छे लगे थे। तुम अभी से घबरा रही हो? इसके कमर में बाजू डालते से करीब करते कान में सरगोशी से पूछा। हुरुलैन ने झट से नफी की और कसमसाकर दूर होना चाहा, पर इसकी मज़ाहमत पाकर हसार तंग हो गया और इसके सीने से लगी इसकी सांसों की आग की मानिद लम्स अपने चेहरे पर झेलती आंखें मूंद गई। सही तो कहता था, वो सिर्फ इसी के लिए थी और आलम इसके लिए दोनों की जगह कोई नहीं ले सकता था। उन्हें मुस्कुराते आहिस्ते से इसकी चौड़ी उंगलियों में अपनी उंगलियां उलझाई और इन्हें अपने लबों से छुआ। वो मुस्कुराया और हाथ को लबों से छुआ। हूर करवट बदलकर इसके बाजू को अपने सार में बीच आंखें मूंदी। ये इसके सोने का मखसूस तरीका था। बुरे ख्यालों से बचने के लिए इसके चौड़े बाजू को खुद में बीचकर रिलैक्स से सो जाती थी और वो कभी दूसरा बाजू इसके सर के नीचे रखता तो कभी इसके घेट लपेट लेता। मुस्कुराकर इसके सर पर बोसा देते इसे सोने के इंतजार में उंगलियां बालों में चलाने लगा। बुरहान! वो पागल से खून खार बनकर सामने खड़े से अफाम पर झपट पड़ी और वो भी इसे देख चुका था, पर इस हमले से पहले ही इस आदमी के चीखते या मजम्मत करने का मौका दिए बगैर मुस्कान ने अपने नाखूनों में मौजूद ब्लेड को इसके शारक पर दबा बार वार किया। वो फड़फड़ाता अलग से खौफनाक आवाज करता पूरी मजम्मत पर था, पर वो होश में कहाँ थी। इसे तो सिर्फ फायर सुना था और कोठी में भड़कता शोला सुनहरी सुर्ख आंखों में आंसू टपक इस आदमी के खून में गिरा। एसपी कमीने जवाब दो! इसके चीखने पर इसके आदमी के बेजान वजूद को फेंककर आग की तरफ लपकना चाहा कि अगले ही पल किसी ने सख्ती से इसके मुंह पर हाथ रखते खूनखार शेरनी को कब्जे में लिया। इस लड़की को पकड़ो, यही है, पकड़ो, वो एसीपी भी मिल जाएगा। करीब से आदमियों की आवाज पर वो बेकाबू तीन पर झपटी, इन्हें नोच खोज देती, पर बुरहान ने इसकी कमर में अपना बाजू हायल किया और इसके पीछे घसीट गया। आवाज मत करना, मैं बुरहान हूँ, इसके कान में सरगोशी से कहते वो आग की रोशनी से उजल होता दरख्त की आड़ में आ गया। वो रहे बॉस! एक आदमी कोठी में लगी आग की रोशनी में बुरहान और मुस्कान का हुलिया दरख्त की आड़ में जाता देख धाड़ा और इनके पीछे भागे। हम भाग क्यों रहे हैं? एसीपी लड़ सकते हैं, मुस्कान झंझलाकर चिल्लाई। बुरहान अपने बंधे से उठती टीसों पर इसे घूर कर देखने लगा। अब्बा के वलीमे की बिरयानी खाने बेवकूफ औरत, मेरी गन का मैगजीन खाली है और वो तादाद में तुम बहुत ज्यादा है, इसलिए लड़ना है तो पहले इनकी नजरों से उजल होना पड़ेगा। आहिस्ता से कहते वो चुपती जख्मी करती झाड़ियों की परवाह किए इसका हाथ मजबूती से पकड़े भाग रहा था। आग जो उठी थी जंगल पेट्रोल का काम अदा कर रहा था। सांस तो लेने दो जालिम! मुस्कान ने झटके से इसे रोका और गहरा सांस भरा। वो काफी दूर निकल आए थे। बेवकूफी मत करो, हमें यहाँ से निकलना होगा। आग पूरे जंगल में फैल गई है, जलकर मरना है तो ये तुम्हारा शौक होगा, मैं इसमें साथ नहीं दूंगा। तारीखी घने में जंगल में वो खुद स्याही का एक हिस्सा लग रहे थे। घनी झाड़ियां, कदावर घने दरख्त, ऐसे में खौफनाक जानवरों की आवाजें। अगर कोई और लड़की होती तो शायद ही अभी तक जिंदा रहती, पर यहाँ इसे परवाह नहीं थी, ना ही किसी की, कि वो सिर्फ पास खड़े बुरहान के पास उठती खून की बू पर शशदर थी। तुम्हें गोली लगी है ना? मुतअद्दिद सी वो इसके चेहरे पर गिर्द अपनी मखरूती उंगलियों से चेक करने लगी। वो लब भींच गया और एक नजर आसपास पर डालते उठती सांसों की गरमाई झेलने लगा, जबकि गोली लगी जगह को टटोलते इसकी सर्द उंगलियों को वैसे ही अपने आप में उछालते छोड़ा। अचानक से इसके कंधे पर से उबलता गर्म लहू उंगलियों पर महसूस हुआ और वह दंग रह गई। तुम्हारा खून बह रहा है और गोली अंदर है?
तो चढ़ा मुड़कर वो फाड़ खाने वाले अंदाज में बोला। एक पल को वो सटपटाई और दूसरे पल दांत पीसकर इसके लहू निकलती जगह पर उंगलियों का दबाव दिया और वो सी करता रह गया, सालिम औरत दूर रहो मुझसे। झटके से दूर करते वो टीस बर्दाश्त करता लब भीज गया। मरो इस दर्द में ही, मेरे पास कुछ नहीं है जिससे मैं तुम्हारी गोली निकालूं। वो इसका दर्द महसूस करती है, सांस होने की बजाय गुस्सा हो रही थी। दोनों कदम बढ़ाते हुए घनी झाड़ियों के बीच दरख्त के झुंड में आ गए थे। तुम्हें मैंने दावत नहीं दी या मिन्नत नहीं की, आओ मेरी गोली निकालो। वो पहले ही चिढ़ा हुआ था, गुस्से से मुठियां भीज गया। तुम्हारे पास मोबाइल है? मुस्कान के पूछने पर बुरहान को अपना इस कोठी में गिरा हुआ मोबाइल याद आया। नहीं तुम्हारे पास है? वो इससे पूछने लगा। हाँ है तो सही, पर बैटरी कम है, यहाँ तो लाइट नहीं जो चार्ज करूं। जेब से बबल निकालते वो बोली, जिससे सुनते बुरहान का दिल की अपने बाल नोच ले। मोबाइल निकालो और कॉल मिलाओ किसी को जल्दी, इसने गुस्से से हुक्म दिया और नहुसे से चिढ़ा झटक कर रह गई। तुमने अपने जैसे जानवरों से राब्ते के लिए यहाँ टावर लगाया था क्या, इडियट? वो जलकर बोली। बुरहान का दर्द से जरा सुर्ख पड़ गया। एक तो आग से बचने के लिए कोठी से निकलते खाई गई गोली जोरदार धक्का खाया था, जिससे घुटनों में दर्द हो रहा था। दूसरा कंधे में लगी गोली। ये भी शुक्र था अल्लाह का जिसने इसे धक्का देकर सर से निशाना हटाकर कंधे पर लगाया, वरना तो वो आज टप को प्यारा हो जाता। बॉस यहीं से आवाजें आ रही हैं, करीब से मर्दाना आवाज गूंजी। मुस्कान चौंक गई। हमारा बहुत नुकसान हुआ है, हम तो जिंदा नहीं बचेंगे, पर इन्हें भी जिंदा नहीं छोड़ना, समझ गए ना? अगर जरा भी जिंदगी के चांसेस हैं तो सब इनको दोनों को पकड़ना होगा। दोनों ने सुनकर बैकपक एक दूसरे की शक्ल को देखा। आवाज मत करना। मुस्कान के पास होते इसने मध्यम से सरगोशी इसके कान में की। तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा? इसके लहजे का भारीपन महसूस करते हुए इसके साथ ही नीचे बैठ गई। नहीं, गुदगुदी हो रही है। इस बेवकूफी सवाल पर वो तड़प गया। फिर ठीक है, बर्दाश्त करो, हंसता नहीं। दोनों सरगोशियां करते एक दूसरे से काफी करीब आ गए थे, जिसका बुरहान को पहले एहसास हुआ, और वह बेपरवाह से यहाँ वहां देख रही थी। अलबत्ता वो रात की तरीके में झाड़ियों के बीच बैठा अपनी हाथ बुरके के फासले पर बैठी सुनहरी आंखों की चमक देख रहा था। बिला शबा वो एक शेरनी थी, जिसे सोचकर वो बेसाख्ता मुस्कुराया। अचानक इसे एहसास हुआ, एक पल को इसे सोचते इसे दर्द बिल्कुल भी महसूस नहीं हुआ था। दफातन मुस्कान के दिमाग में ख्याल आया। वो अपनी तमाम तरह से आसपास खुश्क पत्तों को नोचते पांव पर जमाए बैठी, पर एक हिस्स ऐसी थी जो ना चाहते हुए भी बेहिस इंसान की तरफ थी। मेरे पास एक आइडिया है, अगर तुम आवाज ना करो तो मैं तुम्हारे कंधे से गोली निकाल सकती हूँ। उंगलियां इसके कंधे पर रखती लहू महसूस करती इसके कान में बेचैन होकर बोली। बोलो। उलटमार था अंदाज, ये दर्द की वजह से या इस उलझी सांसों की वजह से वो अंदाजा नहीं कर पाया। मुस्कान ने ड्रग्स से काम लिया था और इसके कान के करीब अपने लब किए। मेरे पास चाकू है, अगर तुम बर्दाश्त कर सको मैं तुम्हारे मुंह से गोली निकाल सकती हूँ, बाकी कुछ भी मौजूद नहीं है। हाँ, जो करना है करो। एक पल को वो चौंका और फिर बेरुखी से बोलता इसके नजरें फेरकर झाड़ियों के आसपास देखने लगा। अब शर्ट कंधे से जितना रूखा सा इसका लहजा था, इस कदर वो सरमहरी से बोली। बुरहान ने लब भींचकर अपनी शर्ट के बटन खोले और इसकी बेल्ट से निकाल कर उतार कर अपने आगे रख दी। बेवकूफ, झाड़ियों में बैठे हैं, रूम में नहीं। यहाँ सांप भी हो सकते हैं, अगर काट लिया तो। मुझे वक्त, हालत, जगह से ज्यादा लिखे पर यकीन है। अगर ऐसे मौत लिखी है तो कोई बचा नहीं सकता। अब तुम अपना काम करो। मुस्कान ने सर हिलाते अपनी जेब से चाकू निकाला और दूसरी उंगलियों से गोली वाली जगह टटोलकर वहां से चाकू गोश्त को थोड़ा सा काटा। बुरहान उछल पड़ा इस बेदर्दी पर। आहिस्ता नहीं कर सकती जालिम औरत, इसके बाजू को हाथ में पकड़ते दर्द से कहा, और मुस्कान इस लम्स पर धड़कते दिल से अपना काम करने लगी। जब इसका चाकू गोली से टकराया, सबसे बैठा बुरहान की कराह उठा। बेसाख्तगी से इसने अपने करीब किया। वो एक उंगली स्किन पर गाड़ कर दूसरी उंगलियों में चाकू पकड़े मजबूती से बुलेट को निकालने लगी। बुरहान की सांसें रुक गई थी दर्द से। बेशक वो दर्द बर्दाश्त करना चाहता था, पर बर्दाश्त करते सांसें भी रुक जाती थी कभी। बहुत बार इसने मुकाबले में गोलियां झेली थी, पर तब इन्हें इंजेक्शन के जरिए से निकाली जाती थी। पर अब होश हवास में निकालना, वो भी एक तीखे चुपते काटदार चाकू से, सांसों का थमना तो लाजिम था। मुस्कान ने एक बाजू गहरे सांस भरते बुरहान को गर्दन हाइल किया और दूसरे पल खींचकर गोली को निकाला। जहां बुरहान ने इसकी गर्दन में मुंह छुपाया था, वहीं मुस्कान ने मुस्कुराकर गोली जमीन में दफना दी। अब खून उबलकर बाहर आने को मचल रहा था और बुरहान को चक्कर भी आ रहे थे। सांसों की आवाज तो मदम रखो, पकड़ लिए जाएंगे। मुस्कान ने आहिस्ता से इसके कान में सरगोशी की और चाकू स्कार्फ पर साफ करते वापस जेब में रखा। बेशक आसपास से आवाजें हट गई थी, पर ये इनकी प्लानिंग भी हो सकती थी। तो क्या करूं, इन सांसों का खत्म कर लूं? वो नीचे आवाज में इस पर घुरा। एक तो गोली निकालने का डर और ऊपर से जख्म पर इसके कांटे के साथ उंगलियों का दबाव।
कोई कितना बर्दाश्त करता। आम इंसान होता तो इस वक्त हवास गंवा देता, पर इसे अकेले इस जंगल में कैसे छोड़ सकता था। कुछ भी था, वो थी तो बहादुर थी, पर इसकी इज्जत भी थी, दूसरी लड़कियों की थी। ओके रिलैक्स। मुस्कान इसकी हालत के जेर से इसके गर्द में मौजूद दूसरे हाथ से सहलाने लगी। दोनों की धड़कनें एक दूसरे से खाइफ हो रही थी। एक की सांस वक्फे वक्फे से चल रही थी और दूसरे की तेज तर थी। सांसें तो बंद कर लो, कुछ ही वक्फे से इसने गुस्से से पूछा। मुस्कान उलझ गई। नहीं, मैं सिर्फ, अभी वो कहना इसे समझाना चाहती थी, पर इसके उठाए कदम पर जहां वो सांस रोक गई थी, वह इसके चेहरे पर झुका, अपनी तकलीफ को इसके लम्ब से मिटा रहा था। मुस्कान की आंखें फैल गई। वो कहाँ तवक्का रखती थी इस सूरत हाल में इस कदम की। अपने लबर पर इसका धड़कता लम्स पाकर वो मजामत करने लगी, पर इसके बाद पर इसे जहाँ इस पागल आदमी के दिमाग पर गुस्सा चढ़ा था, वो कहाँ बाज आने वाला था। इसके नाजुक कमर में बाजू डालते इसे करीब कर लिया। बेहुदा इंसान, सर पर मौत है और तुम। वो जरा सा दूर हुआ तो मुस्कान से खुद से दूर करने के लिए उठमा चल उठी। हाँ तो, नरमी से इसके लबों को छूकर वो अपनी शर्ट पर जख्म पर रखकर इसकी अब तक सांसें सुनने लगा। आवाज आहिस्ता रखो अपनी सांसों की, इसने जताया। कहाँ गए यहाँ से? अचानक एक खामोशी से तेज धाड़ गूंजी और वो दोनों चौंके। अब की बार मुस्कान ने अपनी अब तक सांसें संभालना मुश्किल हो गई। बॉस यहीं कहीं झाड़ियों में है, यार दरख्त के साए में छुपे हैं, भाग नहीं सकते। यहाँ से हमारे आदमियों ने चारों तरफ से घेर लिया है। दूसरी आवाज पर मुस्कान ने माथा मसला। इसे परेशानी बुरहान की थी, इसे फौरन ट्रीटमेंट की जरूरत थी। इसके बैग में जरूरत के सामान मौजूद थे और कुछ डिवाइस जिससे आरिफ से रब्ता किया जा सकता था, पर इसने अपने आदमियों के हवाले कर दिए थे, क्योंकि वो बुरहान के हाथ चढ़े तो इसके पक्के सबूत में सर आ जाते। अगर तुम थक गई हो तो लेट जाओ, मुझे लगता है सुबह तक यहीं रुकना पड़ेगा, जब तक कुछ उजाला हो जाए, हम यहाँ से निकल सकें। अगर वक्त अंधेरे में चले तो किसी गड्ढे या खाई में गिर सकते हैं। और ऐसे से इस कान में कहकर मुस्कान भींच कर सुन रही थी। बैठ बैठ कर थक गई हो तो पर इसकी हालत की वजह से ऐसे ही बैठना था, कहीं खून के मुसलसल बहने से बेहोश ना हो जाए। मैं शर्ट तुम्हारे कंधे पर बांध रही हूँ, ऐसे थक जाओगे। वो नरमी से कहती इसके हाथ से भीगी शर्ट लेकर अपने स्कार्फ इसके जख्म पर रखते मजबूती से जैसे जैसे तैसे बांध ली। कुछ देर खामोशी से गुजरी और दूसरे लम्हे बुरहान ने मुस्कान को बाजू से पकड़कर अपने सार में कैद किया। वो शजर दी जब बुरहान ने इसके सर पर नामहसूस अंदाज में लब रखे और खुद नीचे चुपती जमीन पर लेटते इसके सीने पर लेटा लिया। कितनी ही देर वो खामोशी से इसके धड़कनों पर कान टिकाए सुनती रही। क्या इसने कभी इस बदमिजाज शख्स से ये तवक्को रखी थी वो इस तरह नरमी से भी पेश आ सकता है, कभी नफरत की जगह इस्तेहाक भी जता सकता है। मुस्कान मचल कर उठी। बुरहान भी उठ गया। क्या हुआ? इसके लहजे में चुभन नापसंदगी थी। फेट इसके कहते ही अपनी जैकेट उतार कर इसके देखते इसकी पुष्ट पर फैला दी, पर अफसोस इसकी छोटी सी जैकेट इसके चौड़े कंधे तक न पहुंच सकी। पर इसके बावजूद कुछ तो बचाव हो सकता था कांटों से। बुरहान खामोशी से लेट गया और इसे बैठते देखता रहा, जो आसपास गर्दन मोड़कर जरीक नजरों से किसी की मौजूदगी या अनछुपी छुपाई को समझने की कोशिश कर रही थी। बुरहान मुस्कुराता अपना हाथ बढ़ाकर दूसरे ही पल इसे खुद पर गिराते इसके नाजुक वजूद के बाजू गिरद हाल कर गया। वो पहले से ट्राई इस हमले पर, फिर खामोशी से सर वापस इसके धड़कनों पर टिका गई। काफी मुश्किल था एक पल गुजारना। दोनों ही एक दूसरे की गुर्बत से खाइफ नजरें चुरा रहे थे, दोनों की धड़कनें बगावत से। बुरहान के दिमाग पर पर्दों पर कुछ देर पहले का वो लम्हा लहराया जब दर्द से बेहाल होते इसकी बात पर गुस्सा करते। वो गुस्ताखी अंजाम दी थी। वो सोचकर मुस्कुराया। बबल है तुम्हारे पास? अपने सीने पर पड़े इस रुई से वजूद को महसूस करते वो सरगोशी में बोला, जिसे सुनकर मुस्कान के तीखे नकूश में सुर्खी फैल गई। नहीं, काटदार लहजे में वो बोली और साथ इसके सीने में चुटकी काटी। इसका दिल तो करा था कहका लगाए, पर वक्त की नजाकत को जानते दबा गया। दिल से शदीद ख्वाहिश निकली कि वो इसके सुर्ख चेहरे के रंग देखे। सच में नहीं, इसने छेड़ा और वो चिढ़ गई। नहीं, पर दूसरे पल वो धक रह गई जब बुरहान ने हाथ इसके कमर से निकालकर इसकी जीन की जेब में डाला था। मैं तुम्हें बबल खाते देख चुका था, और पुलिस वाले से ऐसी बेवकूफी की तवक्को मत रखो कि मुजरिम की लड़खड़ाती जुबान पर यकीन कर लेगा। रैपर से बबल निकालकर इसने एक अपने मुंह में डाला और दूसरा इसके लबों पर रखा, जिसे ना चाहते हुए भी होश में आकर मुस्कान को खाना ही पड़ा। तुम्हें कि इंतहाई के चोर घटिया कमीने पुलिस वाले हो। वो पड़पड़ा कर रह गई, पर इसने सुन लिया था। बबल से बातें वो हंस पड़ा। सो जाओ वरना मुझे कोसती रह जाओगी। इसका मायने खेल जुमला इसके हवा से जोड़ कर आ गया और वो इससे घबराकर अलग होना चाहती थी, पर मुस्कुराते बुरहान ने इसे ऐसा होने नहीं दिया। बस करो। दूसरे पल इससे मजामत करते देखकर बुरहान ने नागवारियत से टोका। लड़की समझकर फायदा मत उठाना एसीपी, वरना बहुत पछताओगे। वो हंस पड़ा। ये भी खूब कही, बीवी का फायदा उठाऊंगा तन्हाई में। इसके बेअकल पर हंसा
जिंदगी भर का साथ नहीं, एक माह का साथ है, भूल रहे हो, वो जताकर बोली। तभी जैसे इसकी कमर पर बुरहान की पकड़ कुछ नरम पड़ी, वही मुस्कान मचल कर दूर हुई, पर दूसरी तरफ जमीन पर लेटे सी की आवाज में निकली थी। तभी बुरहान ने नजरअंदाज करते सब वापस अपने असर में लिया। मुस्कान ने मजामत की, पर अभी से लहजे में कोई शरारत लचक नहीं थी। शौक नहीं, सूरत हाल के लिहाज से मजबूरी समझकर खामोश रहो, बाकी मेरे नजदीक तुम्हारी कुर्बत बेमायनी है। वो आगे मीचकर साकित रह गई, जिसे इसे जहर को अंदर उतारने में काफी तकलीफ हुई थी। अपने रूम में कदम रखा तो सन्नाटों की जद में आ गया। इस सारा रूम तहस नहस था। कुशन्स फटे हुए थे, जिनसे निकली हुई रुई कालीन पर बिखरी थी। कांच के टुकड़े ड्रेसिंग टेबल के सामने बिखरे थे। वह साकित जामिद था जब परफ्यूम्स की खुशबू इसके नथनों से टकराई, जिस पर वो होश में आया। नूर! होश में आते ही इसे सबसे पहला ख्याल नूर का आया, जो बुखलाया हुआ और अंदर दाखिल हुआ था। सामने ही बेड पर सुर्ख सूजी आंखों से आवाज पर झटके से सर उठा इसे घूरने लगी। क्यों आए हो? सर स्पॉट जज्बात जारी लहजे से ठहरने पर मजबूर कर गया। इसने खुद को संभाला और बमुश्किल मुस्कुराहट सुर्ख लबों पर सजाई। तुम्हें डेट और लॉन्ग ड्राइव पर ले जाने के लिए, इसने मोहब्बत और लगावट से भरे लहजे में कहा। नूर जो इसे देख रही थी हंस पड़ी, और हंसी में कांच की चुभन थी जो दांत को अपने अंदर महसूस हुई। नूर, आई प्रॉमिस, अब मैं दोबारा तुम्हें कभी हर्ट नहीं करेंगी, बल्कि दुनिया का कोई भी शख्स तुम्हें हर्ट नहीं करेगा। बिलीव मी स्वीट हार्ट। वो इसके पास आता सर्द आवाज में हाथ थामते बोलने लगा। इसकी हालत इसके अंदर तक झंझोड़ कर रख गई। नूर ने पहले इसे देखा और फिर अपने हाथ को। अगर एक वजूद मुझे हर्ट करता है तो इसका क्या करोगे दाऊद? कुछ चुपते हुए लहजे में पूछते इसने झटके से अपना हाथ इसके हाथ से खींचा। दाऊद ने पहले अपने खाली हाथ को देखा, जहाँ कुछ देर में इसका लम्स मौजूद था। फिर इसकी सवालिया नजरों को देखा। वो इसके पास ही बेड पर बैठा। तुम सिर्फ बताओ, मैं इसकी हंसी मिटा दूंगा जो तुम्हें तकलीफ दे। मिटा दो इसे, सिर्फ सच बोलोगे? वो भी उठकर बैठी, जिस पर दांत की नजरें बेसाख्ता इसके बिखरे से रापे से होती। सूजी खूबसूरत आंखों पर ठहरी। बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, झूठ नहीं बोलूंगा। इसका चेहरा हाथों में भरकर बहुत चाह से दोनों आंखों पर बारी बारी बोसा दिया, और दूसरी तरफ नूर, जिसकी आंखें बहुत ही नम थी, इसके अपनेपन के मुजाहरे पर छलक पड़ी। मिटा दो खुद को दाऊद आलिफ। तुम हो मेरी तकलीफ की मेन वजह, तुम ही हो, वही जिसकी वजह से मैं यहाँ कैद हूँ, जिसकी खोखली मोहब्बत पर मैं यहाँ घुट घुट कर जी रही हूँ। मिटा दो अपनी हस्ती, पूरा करो अपना कहा, मार दो खुद को अपना कॉल निभाओ। वो झपट कर इसका कॉलर पकड़ती झंझोड़ती है जियान नहीं होती कह रही थी, जबकि वो खामोश कहीं नम आंखों से इसे तक रहा था। मार दूं? कहीं दूर खाई से जैसे इसकी आवाज आई। चीखती रोती नूरुल्लाह ने इसकी आवाज पर एकदम ठटक कर इसे देखने लगी, और फिर इसकी स्याह आंखों में तैरती नमी को देखकर वो खुश हुई, मुस्कुराई दिल से। हाँ मार दो। वो इसकी आंखों में तक रही थी, मुंतजिर थी। मार दो खुद को। इंतहाई सदमे भरी आवाज थी। नूर जो इससे तक रही थी चिढ़कर चिल्लाई, हाँ हाँ मार दो खुद को, सुना नहीं? कह तो रही हूँ, मार दो खुद को। इसको कॉलर से पकड़कर गुस्से से फाड़ने की कोशिश करती थी। वो इसके सीने पर मुक्के बरसा रही थी। दाद जो इंतहाई संजीदा होकर देख रहा था इसके अगले कदम पर। नूर साकित हो गई। सांसें रोके वो इसे घूर रही थी, जहां दाद छत फाड़ कहका लगाकर हंस पड़ा। फोकट का हूं कि मार दूं ऐसे ही फ्री में? नूर के सुर्ख तमतमाते चेहरे को देखकर सुर्ख जुबान को चढ़ाने लगा। चलो बूढ़ा, बहुत हो गया तमाशा, चलो तैयार हो जाओ, रोमांटिक मौसम है, रोमांटिक सैर पर चलें। इसके तरतर बहते आंसू उंगलियों के पोरों से चुनकर इसके फूले सुर्ख गालों पर चुटकी काटी, और वो होश में आई। जस्ट शट अप दाऊदा, दफा हो जाओ यहाँ से, कहीं नहीं जा रही। रोती हुई इसके हाथ झटकर वापस बेड पर मुंह के बल गिर गई। यार क्या बोनी, लोगों के निकाह होते हैं तो वो उछलते कूदते हैं, और मेरा हुआ है तो हंसना कूदना तो दूर, मुझे उल्टा डिप्रेशन होने लगा है। फर्स्ट नाइट का सोचते वो चिढ़कर बोला। इसका रूम संवारने लगा। दाद प्लीज यहाँ से जाओ। अपना तकिया उठाकर इसे मारती वो बेडशीट और सारे तकिए वापस नीचे फेंकने लगी जो दाद ने सेट किए थे। तुम रात को तमाशा लगा रही हो, उठो तमीज से और चेंज करके आओ। अगर चेंज नहीं भी करना तो ठीक है, चलो आओ चलें। वो इसे सुबह वाले कपड़े में देखता नीचे से इसका दुपट्टा उठा इस पर फेंका, और ड्रेसिंग टेबल संवार कर नीचे से कांच के टुकड़े उठाए। जब वो फारिग होकर इसके पास है तो वैसे ही बेड पर बैठी पड़ी थी, अलबत्ता इस बार पीठ के बल पड़ी आंखों पर दोनों बाजू उठका दिए। वो इसके सामने खड़ा पैंट की जेबों में अंगूठे फंसाए इसे आंच देती नजरों से देख रहा था। थककर इसने लब दबाए और अपना घुटना बेड के किनारे पर टिकाए, इस पर झुकाया। नूर जो इसके जाने के इंतजार में थी, खुद पर साया पाते ही बुखलाकर आंखों से बाजू उठाए, और दूसरे ही पल हैरत से इसकी आंखें फैली। गुलाबी सी रंगत भी जट पड़ गई। मैं तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ बोनी, छोड़ नहीं सकता। तुम्हें हारते हारते पाया है, पर तुम्हें कहाँ कदर होगी? मेरी कदर तो तब होगी जब तुम्हें भी मुझसे मेरे जैसा पागल प्यार होगा।
बिल्कुल फासले की खत्म किए वो इसके गर्दन में मुझ पाए गहरे सांस भरता इसकी खुशबू को सांसों में उतारने लगा। नूर के तो हाथ पांव हुए फूल गए और सुन पड़ गई थी जब दांत की उंगलियों का लम्स अपनी कमर पर पाया। मैं चल रही हूँ, प्लीज। मैं चलकर उठती वो बदहवास उठने लगी। दाद इसकी बढ़ती हुई गुस्ताखियों पर वो रोने जैसी हो गई थी। जिस पर हंसते हुए दाद ने इसे देखा। एक शर्त पर छोड़ूंगा, अगर प्यार से मेरे साथ डिनर करोगी और फिर आइसक्रीम खाने के साथ लॉन्ग ड्राइव पर चलोगी। हाँ बोलो, कोई नखरा भी नहीं दिखाओगी। इसकी फूली गाल पर अपनी नाक को रगड़ते वो बोझल आवाज में पूछने लगा। नूर की सांसें तेज हुई। इसने झट से हाँ में सर हिलाया। ठीक है, चल रही हूँ, खाना भी खा रही हूँ, आइसक्रीम भी। इसके कंधों से जगड़ते पीछे करती वो मिनमिनाई। ये हुई ना मेरी बोनी गर्ल। इसकी नाक पर दांत जमाए वो नरमी से काट कर इसके बाजुओं में भर कर उठा और नीचे जमीन पर खड़ा किया। नूर सुर्खी बदक कर इसे फासला कम करते वार्डरोब की तरफ भागी। दादी इसकी तरफ जल्दबाजी पर कहका लगा उठा। फ्यूचर में तुम काफी फर्माबरदार बीवी साबित होने वाली हो बोनी। वो इसके पीछे आता इसके कपड़े निकालते देखकर इतला देने लगा, पर वो इसके लफ्जों पर ध्यान दिए बगैर हैंगर में लटके फ्रॉक और शलवार कमीज में उल्टा सीधा करती बौखलाई इसके सांस से दूर भाग रही थी। तुम्हें मालूम है अगर मैं मर गया तो ये समाज तुम्हें रंगीले भड़कीले कपड़े नहीं, इसकी जगह सादे सफेद कपड़े पहनना है पर मजबूर करेगा और तुम वो पहनने पर राजी हो जाओगी, क्योंकि जो लड़की अपने माँ बाप के लिए कुछ भी बोल नहीं सकती, जो अपने बारे में तल्ख बुरा सुन सकती है, वो अपनी जात को बंटवारा कर कर दूसरे का मानने पर मजबूर हो सकती है। ये भी कर सकती है। फिर वो इसके शाने पर ठोड़ी कर हैंगर में कपड़े उलट पुलट करता नहायत संजीदगी से कह रहा था। उन्होंने चौंकर इसके सर को देखा। क्या हुआ, साथ के बंटवाने पर शौक हुई हो या मेरे मरने का कहने पर? मेरी बला से भाड़ में जाओ। खुद ने झटक कर भाड़ खाने वाले अंदाज में कहती है, एक लोन का सूट लेकर वहां से निकली। सुनो नूर, दुनिया नहीं लड़ती किसी के लिए। जो तुम्हें हर्ट करे तुम इससे लड़ सकती हो, अपने हक के लिए बोल सकती हो, अपनी जात पर। तुम्हारी खामोशी खुद सबको दावत देती है आकर कहने की। अगर तुम एक दफा आवाज उठाओ तो किसी को मालूम भी नहीं हो सके। तुम्हारी भी कोई इज्जत नफ्स है जो तुम आसानी से सबके पांव तले देखकर खामोश रहती हो। इंतजार कर रहा हूँ, किचन में आ जाना, वो कहकर बगैर रुके वहां चला गया था। नूर सख्ती में खामोशी से सुनती। इसके जाने पर होश में आती, गहरा सांस भरकर बाथरूम में बंद हो गई और कुछ देर बाद फ्रेश होकर चेंज करती, बाल पुश्त पर फैलाए दुपट्टा सर पर टिकाकर सीढ़ियां उतरती किचन में आई। वो सामने टेबल पर खाना लगाए चेयर पर बैठा इसे ही देख रहा था। इसकी बोलती नजरों से वो खाइफ सी हुई और माथे पर बेशुमार शिकने सजाकर चेयर खिसका कर बैठी। ब्लैक कलर में खूबसूरत लगती हो तुम, मत पहना करो जब तक रुस्ती नहीं हो जाती, गमकी लहजे में कहकर वो खाने की तरफ मतवज्जो हुआ और नूर जो मुंह पर निवाला ले जाने वाली थी इसके बाद पर दांत पीस कर आ गई। और तुम इंतहाई बकवास लगती हो, मत पहना करो मेरे सामने ब्लैक सूट, इसने चलकर कहा। दाद हंस पड़ा। क्या तुम्हें भी बहक जाने का खदशा है? जितना बेबाकुर इसने पूछा था, नूर के ज्यादा तबक रोशन हुए। इंतहाई जब्त मुजाहरा करती वो खामोशी से खाना खाने लगी, क्योंकि हालत ऐसी थी अब उंगली जितना फासला खाने से रखा तो यही मर जाए। खाने के बाद वो कतरा कर रूम में जाना चाहती थी, पर इसकी वार्निंग याद थी कि भारी कदमों से लाउंज में आई और दाद एक नजर फैरी को देखते से सोया पाकर दरवाजा बंद करके वापस आया। इसका इरादा तो इसे भी साथ ले जाने का था, पर बुरहान ने बताया था वो नींद की काफी गहरी है और जल्दी भी सो जाती है। दूसरा इसकी स्टडी को देखते से जगाना जरूरी नहीं समझा। अलबत्ता वापसी पर इसके लिए आइसक्रीम लाने का इरादा जो सुबह से देता। अच्छा सुनो, रात को फेरी को अपने पास लाना, भाई भाभी शायद किसी काम से गए हैं, ठीक है? इसके गोद में रखे हाथ को अपनी गिरफ्त में लेकर इसे कहा और दूसरे में स्टीयरिंग संभाले ड्राइविंग कर रहा था। वो लब दांतों में दबाए सुनती, इसकी मजबूत उंगलियों को अपनी उंगलियों में उलझते बर्दाश्त कर रही थी। फिर काफी देर इसकी संगत में ड्राइविंग करता रहा। तकरीबन रात के 1 बजे खुशकिस्मती से खुले एक आइसक्रीम पार्लर के सामने गाड़ी रुकी। तुम यही रुको, मैं तुम्हारे लिए आइसक्रीम लाता हूँ, फिर यही साथ खाते हैं, बाहर मत निकलना। वो इसकी गॉल को उंगलियों पर रख फेर कर गाड़ी से निकला। इसके जाने के बाद नूर भी ऐसा से डोर खोलकर बाहर आई और दरवाजा बंद किए गाड़ी से टेक लगाए खड़ी और खुली फिजा में गहरे गहरे सांस भरने लगी, इस बात से अनजान कि कोई बहुत गौर से इनसे नजरें टिकाए बैठा है। ओके गाइस, आज के एपिसोड के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अपना ख्याल रखिएगा, फी अमानिल्लाह, और अपनी फीडबैक हमें देते रहिएगा। आपको ये नॉवल कैसा लगा। अल्लाह हाफिज।